In this video, I am going to explain the chapter Hello Alkane and Hello Arene. इस वीडियो के अंदर पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आप हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन को देखोगे। कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं छूटेगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट है, उल्टा मैंने तो एक्स्ट्रा रिएक्शन यहाँ पर करवाई हैं जो आपके कन्वर्जन क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, क्योंकि हमने देखा है कुछ कन्वर्जन क्वेश्चन जो है गिवन रिएक्शन जो आपके चैप्टर में होती हैं उनकी मदद से नहीं हो पाते। कुछ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी आपको करनी पड़ती है जो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी मतलब पता नहीं किसने लिखी इस तरह से, उसने मेन रिएक्शंस जो है जहाँ पर सारी लिखाती है वहाँ पर वो रिएक्शंस नहीं लिखी, लेकिन वो क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं, तो हमको वो भी तो पढ़नी पड़ेंगी ना। तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखो, हेलो एल्केन होता क्या है? कुछ नहीं होता। आपको पता है एल्केन क्या होगा? एल्केन मतलब कार्बन के इस तरह से आप कार्बन्स को कनेक्ट कर दो सिंगल बॉन्ड से, उसको एल्केन बोलते हैं। उसके अंदर लगा दो एक हेलो, मतलब हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से कुछ भी लगा दो एक एल्केन के ऊपर तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। अब डायरेक्टली तो आप वो एल्केन के ऊपर हेलोजन नहीं लगा सकते, क्योंकि एल्केन जो है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन्स नहीं लिखी। ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पे इस तरीके से उसके पास हाइड्रोजन भी होगी, तो आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है और उसकी जगह पर एक एल्केन हेलोजन लगा देना है, तो आपका हेलो एल्केन बन जाता है। आप एल्केन्स को एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो हेलो एल्केन जो उसका IUPAC नेम होता है, उसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हलाइड, ये उसका कॉमन नेम है। सेम गोस फॉर अगर आपको हेलो अरीन्स बनाने हो, आप क्या करोगे? एक अरीन लोगे। अरीन का मतलब होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड। अपना मोस्ट फेमस अरीन हम हमेशा बेंजीन लेते हैं, तो समझ लो आपने बेंजीन लिया। बेंजीन रिंग के ऊपर भी आपको पता होना चाहिए इस तरह से हाइड्रोजन्स लगी होती हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं करी क्योंकि वो अंडरस्टूड होती है, जहाँ पे नहीं लिखा है वहाँ पे हाइड्रोजन है। इस तरह से बेंजीन पे हाइड्रोजन्स होती है, तो मैंने कोई भी एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे लगा दिया एक हेलोजन। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अरीन के ऊपर आपने एक हेलोजन लगा दी तो वो बन गया हेलो अरीन। या फिर ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसका कॉमन नेम करने के लिए क्या करना है? इसको और इसको आपस में शिफ्ट कर दो। अरीन को पहले कर दो अराइल और हेलोजन को बाद में लिख दो हलाइड। इस तरह से आप अराइल हलाइड या फिर हेलो अरीन भी समझ गए। ये तो थी इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब आओ क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कार्बन sp3 बॉन्ड एंड कार्बन sp2 बॉन्ड। नंबर ऑफ हेलोजन दिमाग लगाओ। एक एल्केन मैंने लिया जिसपे एक ही हेलोजन है, तो उसको आप बोलोगे मोनो हेलो एल्केन। एक एल्केन है जिसपे 3 हेलोजन लिख दी मैंने, 3 हेलोजन का मतलब है ट्राई हेलो एल्केन। 2 हेलोजन लगा दी तो डाई हेलो एल्केन। बच्चों वाली क्लासिफिकेशन है। आप चाहो तो यही वाली जो क्लासिफिकेशन है उसको हेलो अरीन पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने एक हेलो अरीन लिया, उसके ऊपर मैंने एक हेलोजन अगर लगा दी तो मोनो हेलो अरीन। अगर मैंने 2 हेलोजन्स लगा दी तो डाई हेलो अरीन, 3 लगा दी तो ट्राई हेलो अरीन। अब देखो, जो डाई हेलो एल्केन्स होते हैं या फिर डाई हेलो अरीन होते हैं, मतलब मेन तो एल्केन होते हैं, तो उसके अंदर आप हेलोजन्स लगाना का तरीके 2 तरीके होते हैं। उसमें 2 तरीके से आप हेलोजन लगा सकते हो। पहला तो जो 2 हेलोजन्स आपको लगानी है आपने आसपास वाले कार्बन्स पे लगाई, या फिर आपने वो जो 2 हेलोजन्स है ना वो सेम ही कार्बन पे लगा दी। जैसे कि ये, अगर 2 हेलोजन्स आपको लगानी है, आपने 2 अलग अलग कार्बन्स पे लगाई तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर एक ही कार्बन पे लगा दी दोनों की दोनों तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को जेमिनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को विसिनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम में इनके कॉमन नेम पूछते हैं। IUPAC नेम तो बच्चा बच्चा बता देगा, कॉमन नेम जानना इंपॉर्टेंट है। तो जेमिनल वाले जो होते हैं उनके कॉमन नेम होते हैं, लिखने का तरीका होता है एल्काइलिडीन हलाइड। अब इसका मतलब एल्काइल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? फॉर एग्जांपल इथेन वाला है, तो मैं इसका नाम लिखूंगा इथाइलिडीन। और हलाइड ग्रुप जो भी, जैसे कि आपने क्लोरीन लिया तो वो क्लोराइड हो गया, अगर आपने ब्रोमीन लिया तो ब्रोमाइड हो गया। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ आया। अब जो है, अगर आपने विसिनल स्ट्रक्चर बनाया यानी कि एक ही कार्बन पे दोनों लगा दी, तो ये जो डी होता है ना, इसको एक ट्रिक बोलते हैं। ये जो डी है इसको आगे शिफ्ट कर दो। कैसे? यहाँ पे एल्काइलाइडीन हलाइड है, यहाँ पे एल्काइलिन डाई हलाइड है। एक तरीके से जो डाई है ना, ये DI, ये आपने इसको हलाइड पे शिफ्ट कर दिया। ये ट्रिक है। वैसे तो इसका लॉजिक आपको पता है, पर ये ट्रिक जैसे आप याद कर सकते हो। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखोगे इथाइलिन, और अगर मैंने ये जो एक्स है उनको क्लोरीन ले लिया तो ये हो जाएगा क्लोराइड। इस तरीके से आप इसका कॉमन नेम लिख सकते हो। नाउ अब आएंगे हम कार्बन sp3 के बेसिस पे। sp3 कार्बन जो है, आप पहली इसकी क्लासिफिकेशन होती है एल्काइल हलाइड खुद।
अगर आपने एक ऐसा एल्केन लिया है जिस पे हेलोजन जो है जिस कार्बन पे लगा है वो 1 डिग्री हो, ध्यान से देखो ये कार्बन जो है सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 1 डिग्री कार्बन है, तो हेलोजन जो है वो जिस कार्बन पे जुड़ता है वो उसी डिग्री का बन जाता है। अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है यानी कि वो 1 डिग्री हेलोजन कंपाउंड हो गया। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये हेलोजन जो है उस कार्बन पे है जो 2 डिग्री है, मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड भी 2 डिग्री कंपाउंड हो गया या फिर 2 डिग्री हेलोजन हो गया। नाउ ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन 3 डिग्री है, और ये हेलोजन 3 डिग्री से कार्बन कार्बन से जुड़ा है, यानी कि वो 3 डिग्री हेलोजन कंपाउंड हो गया। अगला है अलाइलिक हलाइड। अलाइलिक हलाइड का मतलब होता है आप लेते हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन ले लेते हो, तो ये वाला जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साइड में लगा होता है, इसको आप बोलते हो अलाइलिक कार्बन या फिर अलाइलिक पोजीशन ऑफ अ कार्बन। इसके ऊपर अगर आपने हेलोजन लगाई तो ये कहलाता है एक अलाइलिक हलाइड। ओके, डबल बॉन्ड कार्बन लिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साइड में एक और कार्बन लोगे तो ये अलाइलिक कार्बन कहलाता है, उस पर आपने हेलोजन लगा दी तो वो अलाइलिक हलाइड बन गया। बेंजाइलिक हलाइड देखो, बेंजाइलिक हलाइड में आप लेते हो एक बेंजीन, बेंजीन में देखो ये डबल बॉन्ड होता है, उसके आगे आपने एक और कार्बन लगाया, देन आपने हेलोजन लगाया, दैट इज वाई ये बेंजाइलिक हलाइड कहलाता है। देखेंगे तो आप इसको भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कर सकते हो। अगर आपने यहाँ एक और कार्बन लगा दिया तो ये 2 डिग्री अलाइलिक हलाइड, ये एक और कार्बन लगा दिया तो ये 3 डिग्री अलाइलिक हलाइड। सेम अगर यहाँ पे एक और कार्बन लगा दोगे तो ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी 2 डिग्री हो गया तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड हो जाएगा। और अगर आपने इन कार्बन को 2 कार्बन और लगा दी तो 3 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड हो जाता है। आखिरी फाइनल सबसे इजी, आपने देखा अगर ये सी डबल बॉन्ड सी के एक और कार्बन लगाओगे उस पे हेलोजन तो अलाइलिक बनता है। लोगों ने क्या करा, कार्बन बॉन्ड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड पर ही डायरेक्ट हेलोजन अगर लगा दी तो क्या होता है, तब वो बनता है विनाइलिक हलाइड। ओके, अगर आपने सी डबल बॉन्ड सी लिया उस पर डायरेक्टली हेलोजन लगाई तो विनाइलिक, सी डबल बॉन्ड सी लिया उस पर एक और कार्बन के बाद हेलोजन लगाई तो एलाइलिक। अब आ गया होगा समझ। अराइल हलाइड देखो, अराइल हलाइड में आपने बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन लगा दी, और अभी नीचे वाला ये जो बेंजाइलिक हलाइड है उसमें हमने देखा बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और लगाया फिर अपना हेलोजन लगाया। तो ये चारों आपको अच्छे से अब क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पर मैंने समझा दिया। अब आते हैं नॉमनक्लेचर पे। नॉमनक्लेचर जो है 11th में अच्छे से पढ़ा, बस उसका एक रिकैप दे देता हूँ। उसमें हम 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट लगाते हैं, फिर 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। 1 डिग्री प्रीफिक्स आपको बताता है आपका कंपाउंड साइक्लो है कि स्ट्रेट चेन है। वर्ड रूट जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और टेकेन। देन आता है, अच्छा मैंने उसको साथ एन एन लगा दिया, वैसे तो मैथ एथ वाला है ना, आप समझ जाओ। फिर 1 डिग्री सफिक्स में आप लगा सकते हैं या तो एल्केन ग्रुप्स हैं या फिर एल्कीन ग्रुप हैं या फिर एल्काइन ग्रुप्स हैं। अगला 2 डिग्री सफिक्स में आप फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करते हो। अब आपको पता होना चाहिए जो आपके हेलोजेंस आते हैं वो हेलोजन आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का काम करते हैं, यानी आप हेलोजन की जानकारी 2 डिग्री प्रीफिक्स में दोगे। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड देखो, सबसे ईजी से शुरू करा है, 3 कार्बन्स लिए, एक ब्रोमीन लगाया। ब्रोमीन जो है सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए मैंने उसको सबसे पहले लिख दिया, एंड देन साइक्लो नहीं है तो इसको हटाओ। वर्ड रूट कितने की, 3 कार्बन की, तो मैंने कितना 3 के लिए प्रॉप लगा दिया। 1 डिग्री सफिक्स में देखो आपको दिख रहे सभी सिंगल बॉन्ड है तो मैंने एन लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं तो मैंने इसको हटा दिया। इस तरह से मैंने रूल का यूज करते हुए नेम लिखा। अब कॉमन नेमिंग के रूल में आपने पढ़ा होगा कि अगर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है तो उसको एन से डिनोट करते हैं, और कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन में, प्रोपाइल, मतलब 3 कार्बन है तो मैंने प्रोपाइल लिखा, ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड लिख दिया। अगला है ये देखो, इसमें आप अगर अपनी पहले नंबरिंग करोगे तो वो हो जाएगी 1 2 3 इस तरीके से। सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन लगा है तो मैंने अपना सब्स्टिट्यूएंट लिखा, साइक्लोन ही है उसको हटाओ। वर्ड रूट देखो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 1 डिग्री सफिक्स के लिए एन, एंड देन 2 डिग्री सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अब आपको अगर इसकी कॉमन नेमिंग करनी हो तो आपको जब भी इस टाइप का ग्रुप दिखे, ऐसी तीर बन रहा हो, ओके, तो ये आइसो ग्रुप कहलाता है। आइसो ग्रुप मतलब, तो अभी आइसो ग्रुप जो है कितने कार्बन्स को लेके बना है, 3 कार्बन्स को लेके बना है, तो ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। आइसो ग्रुप 3 कार्बन्स को लेके बना है इसलिए आइसोप्रोपाइल, और लगा कौन सा उसके साथ, ब्रोमीन लगा है इसलिए ब्रोमाइड लिख दिया। अगला देखेंगे, इसमें यहाँ पे कुछ नंबरिंग हट गई है, 1 क्लोरो लिखा होगा शायद यहाँ पे, हाँ, तो फिर यहाँ पर नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3, 1 पे लगेगा क्लोरो, 2 पे लिखेगा मिथाइल,
ये दोनों इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद आता है आपका साइक्लो नहीं हटेगा, लगेगा सॉरी, तो वर्ड रूट आपका प्रोप और आपका 1 डिग्री सफिक्स में इन लग गया, फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अब इसका जो कॉमन नेम है वो भी कैसे लिखेगा, देखो आपको तीर वाला ग्रुप दिख गया। अब ये तीर वाले ग्रुप के साथ एक और कार्बन है, यानी कि तीर वाला ग्रुप जो है आइसो, उसके साथ कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, इसलिए मैंने लिखा ब्यूटाइल। एंड देन आपका हेलोजन कौन सा है, क्लोराइड। ये अगर आपने बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दी तो उसको बोलोगे ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर 2 ब्रोमीन्स लगी हैं तो आप क्या करोगे, ब्रोमीन्स की आपको जो उसकी पोजीशन है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ये होगी पोजीशन 1 2 3, यानी 1 पे ब्रोमो लगाए, 3 पे ब्रोमो लगाए, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। नाउ इसके बाद जो है आप देख सकते हो कि अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम में आप ऑर्थो मेटा या फिर पैरा मेंशन करते हो। ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, अगर आप एक चीज़ को आप अपना वो मानते हो रेफरेंस, उसके हिसाब से आप ऑर्थो और ये वाली मेटा और ये वाली पैरा पोजीशन होती है। अब इसी के हिसाब से ये भी ऑर्थो और ये भी मेटा हो जाती है। आया समझ, एक रेफरेंस पॉइंट लो, उसके हिसाब से जो पोजीशंस होती हैं, ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा, ऑर्थो और मेटा। आ गया। अब देखो अगर आपने इसको रेफरेंस माना तो ये उसके मेटा पे लगा है, यानी कि मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इसमें देखो 1 पे लगा है, 3 पे लगा है, 5 पे लगा है। अपना ये 1 2 3 4 5 6 होता है ना, 1 3 5 पे ट्राइब्रोमो बेंजीन हो गया। और एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन बोलते हैं इसके कॉमन नेम में। अब आते हैं अगला, देखो इसके अंदर अगर अपने को नॉर्मल IUPAC नेमिंग करनी है तो 1 2 3 कार्बन चेन हो जाएगी। 1 पे क्लोरो लगा है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, डाईमिथाइल एंड प्रोपेन इसकी मेन चेन हो गई। लेकिन अगर कॉमन नेम करना है तो कॉमन नेम पे देखो ये प्लस शेप बन रहा है। प्लस शेप जहाँ दिख जाए मतलब नियो। मैंने आपको बताया ट्राइंगल ऐसा तिकोना वाला शेप दिख जाए यानी आइसो, प्लस शेप दिख जाए यानी कि नियो। अब ये प्लस शेप जो है कितने कार्बन्स के मिलके बना है, 5 कार्बन्स के लिए, तो नियो के आगे आप लगाओगे पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन के साथ मिलकर ये प्लस शेप बना है। और उसके आगे लगा है क्लोरीन, तो आप लिख दोगे क्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर है 1 2 3 4 कार्बन, 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब ये जो है इसको आप बोलते हो सेकेंडरी ग्रुप, क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 2 डिग्री कार्बन है, राइट। तो ये 2 डिग्री कार्बन पे क्लोरो अटैच्ड है, तो आप लिखोगे सेकेंडरी। और ये 2 डिग्री कार्बन की चेन कितनी थी, 4 कार्बन की, इसलिए लिखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। एंड सेकेंडरी वाले कार्बन पे आपने क्लोराइड को जोड़ दिया है। इसको देखो, अब ना ही ये पूरा तीर बन रहा है ना ही ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये कुछ इस टाइप का टी बन रहा है। तो टी वाले जो शेप्स होते हैं ना वो टर्शरी कहलाते हैं। आप खुद ही कॉमन सेंस लगा लो, ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन पे आपने आयोडीन लगा दिया है, तो आप लिखोगे टर्शरी। अभी 3 डिग्री कार्बन बना कितने कार्बन की मदद से, 4 कार्बन के, तो आप लिखोगे टर्शरी ब्यूटाइल। उसके आगे लिख दो आयोडाइड। और अगर IUPAC नेमिंग करनी है तो सिंपल जैसे हम करते थे 1 2 3, 2 पे ही आयोडो लगा है, 2 पे ही मिथाइल लगा है, देन आपका ये जो 3 कार्बन है वो हो जाएंगे प्रोपेन के लिए। इस पे आएंगे, अगर आपको IUPAC करनी है तो IUPAC में आप अपना 1 2 इस तरह से लिखोगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन लिख सकते हो, अगर आपने बेंजीन को पेरेंट चेन माना है। कुछ लोग पेरेंट चेन पूरे के पूरे टॉलुइन को मान लेते हैं, जैसे कि ये जो पूरा ग्रुप है आपकी बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बन लगता है तो इसको आप टॉलुइन बोलते हो, ओके, ये याद रखना है। तो अगर आपने पूरे के पूरे टॉलुइन को ही अपना पेरेंट चेन माना है तो टॉलुइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप इसको 1 मानोगे, देन आप देखो टॉलुइन के रिस्पेक्ट में 2 आ रहा है क्लोरो पे, ओके, तो आप लिख सकते हो इसको 2 क्लोरो टॉलुइन। अगर बेंजीन पेरेंट चेन बनाओगे तो ऐसे नंबरिंग होगी, टॉलुइन पेरेंट चेन बनाओगे तो ऐसे नंबरिंग होगी। और अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो आप लिखोगे टॉलुइन, और टॉलुइन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, इस तरीके से होगी, है ना। मतलब ये टॉलुइन है तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो और मेटा। अब काय पे लगा है क्लोरीन, ऑर्थो पे लगा है, यानी कि ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। यहाँ पर देखो कार्बन के ऊपर अब जो ये बेंजीन लगा है ना, वो बेंजीन जो है वो पेरेंट चेन नहीं बन पाएगा, वो बेंजीन पे एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो है कार्बन जो है इसके साथ क्लोरीन भी अटैच्ड है, क्लोरीन के साथ पहले कार्बन के साथ पहले ही एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो आपका बेंजीन भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। और जब भी बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसको आप फिनाइल लिखते हो, ओके। देन ये कार्बन जो है वो 1 है तो 1 पर ही क्लोरो लगा है, 1 पर ही फिनाइल लगा है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। एंड अगर इसका IUPAC नेम लिखना होगा तो आपको ये पोजीशन थोड़ी थोड़ी बेंजाइलिक हलाइड जैसी लग रही है ना, हमने अभी हाल ही देखा बेंजाइल हलाइड ऐसे ही तो दिखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन लिखा तो आप इसको बेंजाइल
क्लोराइड लिख सकते हो। यहीं पे आपने देखा। क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में C5H11Br के वो बनाने हैं आइसोमर। तो आइसोमर बनाने की टेक्निक देख लो। कार्बन 5 है ना, तो हमेशा क्या करो, 5 कार्बन बना दो इस तरीके से। Br लगाना है तो खुद ही दिमाग लगाओ, एक बार Br यहाँ लगेगा, एक और बार 5 कार्बन लगाओ, एक बार Br यहाँ लग जाएगा, एक और बार 5 कार्बन बनाओ और एक बार Br यहाँ लग जाएगा। चौथी बार जब यहाँ लगाने जाऊंगा ना तो वो यही बन जाएगा, और अगर यहाँ लगाने जाऊंगा तो वो यही बन जाएगा। यानी कि 5 कार्बन्स की सीधी चेन में मेरे पास 3 आइसोमर्स आ गए। तो वो मैंने यहाँ लिखे और उनकी नेमिंग कर दी। 1 डिग्री 2 डिग्री बताना है वो तो आप चुटकियों में बता सकते हो, बच्चों वाला खेल है। 4 कार्बन की बना हुआ। अब आप क्या करो, 4 कार्बन को अपनी पेरेंट चेन बनाओ इस तरीके से, और एक कार्बन को आप सब्स्टिट्यूएंट मान लो। तो इस तरीके की आपकी चेन बनेगी। कैसी बनेगी, ऐसी दिखेगी कुछ। ओके ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसी आपकी कार्बन की चेन दिखने वाली है। एक सब्स्टिट्यूएंट ले लिया और मैंने पेरेंट चेन में 4 लगा दिए। तो अब एक बार आप ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हो, एक बार ब्रोमीन ये सेकंड वाले पे लगाओ, एक बार ब्रोमीन ये थर्ड वाले पे लगा दो, और लास्ट बार जो ये ब्रोमीन है वो ये यहाँ फिर इसमें लगा दोगे या फिर इसमें लगाओगे तो बात एक ही है, इन दोनों में से किसी में भी लगा दो। यानी कि 4 कार्बन की जब आपने पेरेंट चेन बनाई तो उसमें 4 आइसोमर्स बन रहे थे, 1 2 3 और 4। अब लास्टली आप एक और ऐसा बना सकते हो, ऐसा सी सी सी, एक और सी, और सी। अब यहाँ पे ब्रोमीन लगाने की एक ही जगह है इन कार्बन्स पे, यहाँ लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, बात सेम है, तो मैंने एक जगह ही लगा पाऊंगा। और इधर जो है ब्रोमीन लग नहीं पाएगा क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। सभी के हमको नेम लिखने थे और अपना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताना था, जो आप आराम से बता सकते हो। एग्जाम्पल 6.2 में एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है। मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि जब ऐसे अजीब सा स्ट्रक्चर बना हो ना तो उसको ऐसे में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, सिर्फ कार्बन कार्बन लिखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जाने दो भाड़ में, और ब्रोमीन जो सब्स्टिट्यूएंट है बस उनको लिखो। मतलब सिर्फ कार्बन्स लिखो या हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन कंफ्यूज करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो होते ही हमको पता है। तो इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो सफाई से हमको दिख रहा है, या तो आप नंबरिंग इस डायरेक्शन में कर सकते हो या फिर नंबरिंग इस डायरेक्शन में कर सकते हो। हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे 2 3 पे आएगा, लेकिन इधर से करते तो यहाँ पे 3 4 पे आ रहा था, तो 2 3 पे आ रहा था, इसलिए हमने ये प्रायोरिटी दी और ये नेम लिख दिया। अगले पे देखो, यहाँ पर तो आप देख सकते हो, यहाँ तो ऐसे नंबरिंग होगी या फिर ऐसे नंबरिंग होगी। ऐसे नंबरिंग क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 पर आ रहा था, और इस तरीके से फिर उसका नाम लिख दिया। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग या तो ऐसे हो सकती थी या फिर ऐसे हो सकती थी, तो वापस से मैंने ये डायरेक्शन चूज़ करा क्योंकि यहाँ पे 2 3 पे आता, नहीं तो यहाँ पे 3 4 पर आ रहा था। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग भले यहाँ से करूँ तो होगा 1 2 3 4, और इधर से करूँगा तो भी 1 2 3, तो डबल बॉन्ड देखो 2 3 पर ही आ रहा है। तो मैंने क्या करा, अब डिसाइड करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूएंट्स पर आया। सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ पे 1 और 2 पर आ रहे हैं, और नहीं तो अगर इधर से करता तो सब्स्टिट्यूएंट वाला मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आता, वो ब्रोमीन वाला 4 पे आता। कॉमन सेंस लगाई मैंने, इसलिए मैंने 1 यहाँ से शुरू करा। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, एंड देन कितनी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन 4 कार्बन की यानी कि ब्यूट, और सेकेंड कार्बन पे आपका मल्टीपल बॉन्ड लगा यानी कि ब्यूट 2 इन। यहाँ पर भी मैंने सेम लॉजिक अप्लाई करा। मैं चाहता तो 1 2 3 4 यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन फिर ब्रोमीन 4 पे आता, मल्टीपल बॉन्ड 2 3 पे ही आ रहा था। आपको फिर आपके सब्स्टिट्यूएंट की मदद से डिसाइड करने के लिए मैंने 1 पे ब्रोमो लगाया, एंड देन 4 कार्बन ब्यूट 2 इन। अब ये वाला तो और भी इजी है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, मल्टीपल बॉन्ड्स के हिसाब से मैंने 2 डिसाइड किया, 3 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, एंड देन 3 कार्बन के चेन के लिए प्रॉप, और 1 कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखना है तो लिख भी दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रॉप 1 इन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंपाउंड्स दिए हैं, उसकी मदद से आपको वो बताना है, उनके जो स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो पहले मेरे को दिख गया पेंटेन, तो मैंने 5 कार्बन बनाए, 3 पे मिथाइल यानी कि 1 2 3, 3 पे मैंने कार्बन लगा दिया मिथाइल ग्रुप के लिए, 2 पे क्लोरो लगाना था तो 2 पे क्लोरो लगा दिया। साइक्लोहेक्सेन हमेशा पीछे से शुरू करो, साइक्लोहेक्सेन बनाया। 4th पे इथाइल, तो मैंने क्या करा है 1 2 3 4th, ओके, तो 4th पे मैंने इथाइल लगा दिया और 1 पे क्लोरो लगाया। आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन लिखा है तो मैंने 7 कार्बन लिख दिया। 3 पे आयोडो यानी कि 1 2 3, थर्ड पे मैंने आयोडो लगा दिया, और 4th पे लगाना है टर्शरी ब्यूटाइल। मैंने क्या दिखा है, टर्शरी हमेशा ट्राइंगल जैसा दिखता है, और ट्राइंगल पे 4 कार्बन अपने आप ही हो गए, 1 2 3 4 लगा दिया। अब
ब्यूट-टूइन दिख गया तो पहले ब्यूट-टूइन बना लो। 1 और 4 पे ब्रोमो लगाने थे, ब्रोमो लगा दिए 1 और 4 पे। बेंजीन बना ली, बेंजीन के हिसाब से 1 पे ब्रोमो, यानी कि बेंजीन 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी कि 4 पे आपने ये सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया। सेकेंडरी ब्यूटाइल मैंने आपको दिखाया ही है, ऐसा दिखता है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, याद रखना। सेकेंडरी कार्बन जो है उससे जुड़ रहा होता है कोई भी चीज़, तो मैंने यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया। 4th पे ये 1 2 3, 4th पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है और 2 पे आपका मिथाइल है, तो 2 पे मैंने मिथाइल भी लगाया। हम देखेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हम पूरे चैप्टर में हेलो एल्केन पढ़ेंगे, हेलो अरीन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन के अंदर पे आप देखना सी और एक्स का बॉन्ड बनता है, हेलो अरीन में भी सी और एक्स का बॉन्ड बनता है। तो ये सी और एक्स का बॉन्ड का नेचर क्या होता है ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा, सी और एक्स बॉन्ड को थोड़ा सा जूम इन करा। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, यानी कि कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लाया होगा और हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लाया होगा। इनिशियली दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में होंगे, लेकिन आपको पता होता है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके कारण आप देखो मैंने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं थोड़े से आपके हैलोजन की तरफ शिफ्ट करके बना है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर आ गए, यानी कि यहाँ पर आपके पास हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है तो आपके कार्बन के ऊपर, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे पोल्स बन गए एक तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स होते हैं ना, तो इसलिए ये एक पोलर बॉन्ड होता है। ओके, अब जो आपको पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन वो हो गए ये सारे। आपसे पूछ लिया जाता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड लेंथ में देखो कार्बन्स मैंने फिक्स कर दिए हैं, डिफरेंस आ रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आपने देखा है ग्रुप में कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये 17th ग्रुप होता है, इस तरीके से आपके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है इसके कारण उसकी साइज़ बढ़ती है। साइज़ बढ़ने के कारण जो है आप समझ लो जैसे ही कार्बन है तो कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, ये मैंने 4 कार्बन्स बनाए। अब फ्लोरीन की साइज़ समझ लो इतनी है। अब क्लोरीन जो है उसकी साइज़ ऑफकोर्स फ्लोरीन से बड़ी होगी, ब्रोमीन की साइज़ आपके क्लोरीन से बड़ी होगी और आयोडीन सबसे बड़ा होगा। अब इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी सेंटर से सेंटर तक होगी, है ना। अब खुद ही देख लो आप बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ में आया। बॉन्ड लेंथ का उल्टा ऑर्डर होता है बॉन्ड एंथैल्पी का। क्यों? क्योंकि ये इतने पास पास है इनको तोड़ना मुश्किल है। ये देखो ये कितना दूर दूर है, इनको तोड़ना आसान है। जो पास में रहते हैं लोग, नज़दीक लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जिनका, उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। एंड देन डिक्रीज करता जाएगा विथ इंक्रीज इन साइज। नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होता है उसमें क्या होगा, सेम बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर होगा, लेकिन कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन को आप कर दो इधर उधर शिफ्ट। क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, हमने फिजिक्स में पढ़ा है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो है चार्ज वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाता है क्लोरीन एंड फ्लोरीन के केस में। देखो यहाँ पर जो है सेम यही वाला मैंने लिखा है ऑर्डर, बस क्लोरीन और फ्लोरीन को इंटरचेंज कर दिया है। ये एक एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि जो है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी ऐसा ही दिखना चाहिए था। ये एक्सेप्शन क्यों आया मैंने बता दिया, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। एक्सेप्शन को लेके आप हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता ही है एक्सेप्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। देन डाइपोल मोमेंट, अगर आपने यहाँ पे तो अलग अलग हेलोजेंस को लिया, आपने अगर एक हेलोजन को फिक्स कर दिया और हेलोजन के नंबर्स को बढ़ाते गए इस तरह से, तो कैसे होगा, तो इस तरह से होगा। कार्बन अगर क्लोरीन Cl4 पे है तो ये Cl समझ लो इस तरीके से है, और ये Cl है ना। डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इनका रिजल्टेंट इधर, इधर डायरेक्शन में इधर होगा, इधर डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट इधर। आपस में ये और ये तो कैंसिल होगा क्योंकि 180 पे है, यानी कि CCl4 का तो 0 होगा। इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लो, अगर Cl4 का सबसे ज़्यादा कम है तो उससे कम फिर मतलब उससे ज़्यादा ही होगा 3 का, उससे ज़्यादा ही होगा 2 का, और सबसे ज़्यादा होगा 1 का। ये ऑर्डर भी ध्यान रखना है। ये 4 ऑर्डर में से कोई भी ऑर्डर पूछ लिया जाता है तो याद रखना है। और अब आ गया होगा समझ वो भी, तो अब आओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इस तरह से आपको सारी मेथड में आपको पढ़ाऊँगा, बढ़िया साफ़ सुथरे तरीके से मैंने लिखी हैं। धीरे धीरे आपको ये याद भी हो जाएंगे, याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा,
और फिर उसको और याद करना और इजी हो जाएगा। अब क्या होगा, आप अगर अपनी अल्कोहल वाली टेबल देखोगे, मैं चाहता हूँ अपनी एनसीईआरटी खोल के रखो सामने, ताकि आप साथ ही साथ देख सको, कंपेयर कर पाओ जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है और आपकी बुक में लिखा है। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें ये रिएक्शन लिखी है, ये बाकी सारी लिखी हैं। ये बीच की रिएक्शंस के बारे में वो खा गया। अब ये जो वो है, वो इन्होंने जो है ये रिएक्शंस, आप पेज देखो, आपको इतना अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये पेज है, यहाँ अल्कोहल की रिएक्शन लिखी होगी, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड लिखे हैं। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये वो वर्ड्स में लिखी होती हैं। तो ये रिएक्शन जो है बदले, मतलब आप रीड करोगे, जहाँ पर लिखा है वहाँ पर नहीं मिलती। इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर में एनसीईआरटी में बहुत सारी जानकारी लिखी होती है जो हमको डिकोड करनी पड़ती। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, तो मैंने यहाँ कर रखा है, तो आपके लिए ईजी है। तो वीडियो को लाइक कर देना इसी मेहनत पे मेरे। तो अब देखो अल्कोहल से क्या है, आप इतनी सारी तरीके से हेलो एल्केन बना सकते हो। आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन। पहला तरीका है अल्कोहल की मदद से। अल्कोहल के अंदर सबसे फेमस तरीका, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दो और ZnCl2 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस ZnCl2 होना चाहिए। तो उसको आप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप लुकास रिएजेंट भी बोलते हो। तो क्या होगा, Cl जो है वो यहाँ पर आपके RCl बना लेगा और OH और H जो है वो वाटर निकाल देते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जो है ना, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैंने पहले से ही लिख दिया क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये जो टेस्ट ऑफ अल्कोहल है ना, उसमें करने के लिए हेल्प करता है। मतलब जैसे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इस तरीके से ये 3 डिग्री, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लुकास टेस्ट काम आता है। लुकास रिएजेंट क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल में जैसे आप लुकास रिएजेंट को डालोगे और 2 डिग्री में डालोगे, 3 डिग्री में डालोगे, तो 3 डिग्री में तुरंत ही आपको टर्बिडिटी दिखा देता है। टर्बिडिटी का क्या मतलब होता है, एक तरीके से वो वाइट लेयर बना लेता है, यानी कि सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है। 3 डिग्री में सबसे तेज कर रहेगा वो, 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लेगा, 5-10 मिनट लेगा, 1 डिग्री में तो बहुत देर तक लेगा, आधा 1 घंटा हो जाएगा, तब जाके आपको हल्की फुल्की धुंधलापन वहाँ पर देखने को मिलेगा। ल्यूकास रिएजेंट समझ में आया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को साथ में बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये टेस्ट ऑफ अल्कोहल में काम आता है, जिसमें आप 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। किस बेसिस पे, 3 डिग्री वाला फटाफट टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा टाइम लेगा, 1 डिग्री वाला तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और इसकी मदद से आप अल्कोहल से अपने RCl यानी कि हेलो एल्केन बनाते हो। अगला HBr। HBr में अगर आप डालते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इसके साथ आप कर देते हो उसकी बॉइलिंग, तो OH को रिप्लेस कर देगा Br एंड OH जो है वो इसके H के साथ मिला लेगा, बनाएगा वाटर को। अब इसको कैसे याद करोगे, समझ लो ये Br लिखा है, यानी कि बुरा लोग, बुरे लोगों के ऊपर डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब क्यों डालना है आपकी मर्जी, क्योंकि जो भी आपके जीवन में जो आपको दिक्कत देते हैं उन पे एसिड डालने का मन करता है ये सब का। तो इस तरीके से याद रख लेना, जो बुरे लोग हैं उन पर डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो RBr बना लेगा वो और वाटर आपका निकल आता है। अगला है HI के साथ आप करते हो हीटिंग, हल्की सी हीटिंग पे आप देखना आपको Ri+H2O मिल जाएगा। आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा। ROH में अगर HCl डाला तो Cl और पानी निकल गया, HBr डाला तो Br और वाटर निकल गया, HI डाला तो Ri बना और वाटर निकल गया। ये 3 रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। HF के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता दिया। अब आएगा NaBr और उसके साथ H2SO4 के साथ आपका अल्कोहल का रिएक्शन। अल्कोहल में आप NaBr और H2SO4 डालोगे तो आपका RBr बनेगा, NaHSO4 बनेगा और वाटर बनेगा। इस वाला क्वेश्चन, ये वाला जो रिएक्शन ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे आपको एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। क्या कि ये जो H2SO4 के हैं इसके साथ आप Ki का भी यूज़ क्यों नहीं कर सकते, हमने NaBr ही क्यों लिया, अगर आप Ki ले लोगे तो क्या आपका बनेगा एलो एल्किन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये देखो दिखाता हूँ, ये रहा, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के साथ आप KI के साथ। तो ये वाले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया इन टेक्स्ट में, तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, पहले अपन रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं। अब PCl5 में आपने अल्कोहल डाला तो आपका RCl, POCl3 और HCl बनेगा। कैसे याद रखोगे, अल्कोहल को लिख लो ROH को इस तरीके से, PCl5 को मैंने तोड़ के लिख लिया PCl3, Cl और Cl में। अब क्या करो, आपका पहला प्रोडक्ट RCl, दूसरा प्रोडक्ट POCl3, तीसरा प्रोडक्ट HCl, तीनों प्रोडक्ट आपके आ गए यहाँ पे। अगला रिएक्शन होता है PX3 के साथ। अब PX3 में क्या करना पड़ेगा, आपको एक अल्कोहल नहीं 3 अल्कोहल लेने पड़ेंगे। 3 अल्कोहल इस तरह से लिखो, PX3 इस तरह से लिखो। अभी जो X है ना वो सभी R के साथ बना लेगा 3RX, इस तरीके से। बचा क्या, P और 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन P और 3 ऑक्सीजन, मैंने H3PO3 इस
हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है। H3PO3 इस तरह से लिख दिया। देन है SOCl2। SOCl2 होता है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड जो होता है, इस प्रोसेस को हम डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हो। यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे होना चाहिए डार्जन्स प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका ROH के साथ डार्जन प्रोसेस यानी SOCl2। तो ऐसे लिखो बीच में SO, देन यहाँ पे भी लिख लो Cl, यहाँ पे भी लिख लो Cl। तो RCl बना लेगा, SO2 बना लेगा और HCl बना लेगा। इसको बेस्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि SO2 और HCl गैशियस प्रोडक्ट होते हैं, गैस की तरह उड़ जाते हैं। तो ये उड़ गए तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपको डायरेक्टली आपका हेलो एल्केन प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको बेस्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग हेलो एल्केन बोलते हैं। लास्ट है रेड फॉस्फोरस के साथ आप X2 डाल दो। X2 में आप ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी ले सकते हो, तो आपको अपना RX मिल जाता है। नेक्स्ट सेकेंड मेथड होती है, आप एल्केन में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर दो। जिसको आप फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हमने 11th में भी देखा था। फ्लोरीन के साथ सबसे अच्छे से होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन के साथ तो लगभग होता ही नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ठीक ठाक होता है। तो अब ये मोनो हेलोजिनेशन भी हो सकता है, डाई हेलोजिनेशन भी हो सकता है। अपनी बुक में मोनो हेलोजिनेशन के बारे में लिखा गया है। तो मैंने यहाँ पर एक एल्केन लिया, उसमें मैंने अपना क्लोरीन को ऐड करवाना है। तो ये क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में ही होगा। एंड देन जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है, अब ये देखो, ये समझ लो ए टाइप ऑफ कार्बन है, ये बी टाइप ऑफ कार्बन है, ये सी टाइप का होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो ए है ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप पलट दो 180 तो वही हो जाएगा ना। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन पे एक एक क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक ये डिफरेंट टाइप का कार्बन है, ये डिफरेंट टाइप का, ये जो है वो इसके सेम हो गया। तो यही दो डिफरेंट टाइप्स के कार्बन थे जहाँ पर एक एक क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। अगर मैंने ये लिया होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर कितनी क्लोरीन जुड़ सकता है? एक ये डिफरेंट टाइप का कार्बन है, एक ये और एक ये, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सेम टाइप का, तो इसके साथ नहीं जुड़ेगा। मतलब 4 कंपाउंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आ गया समझ? नेक्स्ट एल्कीन के साथ देखो, एल्कीन के साथ ये 4 मेथड होते हैं जो हमारी बुक में लिखे हैं। हमको देखो ये वाली बुक में नहीं लिखा है। अब क्या हो, अब ये जो है वो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया। अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको जिसमें ये मेथड अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, लेकिन बुक में सिर्फ ये 3 मेथड लिखे हैं। तो ये एनसीईआरटी क्यों करती है मेरे को नहीं पता, वो दोगली बुक है, क्या करती है भगवान जाने। तो ये है, उसमें आप क्या करो, अगर आपने ये एल्कीन लिया, अब देखो लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं समझाने के लिए, लेकिन आपको अगर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ समझना है तो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना ज़रूरी है। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड को काटो, यहाँ पर एक अलग चीज़ मिलेगी, यहाँ पर एक अलग चीज़ मिलेगी। यानी कि मैंने यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको आगे होगा समझ। अब अगर आप Br2 CCl4 के प्रेजेंस में डालते हो तो Br फटाफट जहाँ जहाँ ये डबल बॉन्ड है उसको तोड़ता है और यहाँ यहाँ लग जाता है। नेक्स्ट HX डालते हो बिना किसी चीज़ की प्रेजेंस में, तो HX क्या करेगा, एक बार तो H इधर जुड़ जाएगा, एक बार X इधर जुड़ जाएगा, या फिर X इधर जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। मेजर और माइनर का केस आएगा। मेजर और माइनर डिसाइड करेगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ये जहाँ पर भी आपका HX है, इस HX का जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन होगी। अब ये क्या बोल के चला गया मार्कोनिकॉफ, समझ में नहीं आया। तो देखो इन्होंने बोला नेगेटिव पार्ट जाएगा लेस हाइड्रोजन के पास। आप एक काम करो, इसकी पहले हाइड्रोजन्स लिखो। इसकी हाइड्रोजन होगी CH3, देन अपना CH डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ पर रुको, CH3 देन C डबल बॉन्ड CH2। ओके, इस तरीके से आपको दिख रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे, हाँ यहाँ पे भी एक CH लगेगा। तो यहाँ वाले कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स है। नाउ अब HX पे नेगेटिव पार्ट डिसाइड करो। नेगेटिव पार्ट कहाँ है, H इसका पॉजिटिव पार्ट होगा अगर आप इसको वो ब्रेक करोगे, और X नेगेटिव पार्ट बनेगा। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है। तो लेस हाइड्रोजन किस कार्बन के पास है, ये बीच वाले कार्बन के पास। तो X जो है उस कार्बन पे लगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन होती है। मार्कोनिकॉफ रूल आ गया होगा समझ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, इसका उल्टा। अब जो है आपका ये जो भी होगा X या फिर हेलोजन, वो बीच वाले कार्बन या फिर लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास नहीं, मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन, यानी कि ये वाले, मतलब समझ लो मार्कोनिकॉफ का उल्टा। ये होना चाहिए था मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, तो एंटी मार्कोनिकॉफ उसका उल्टा कर देगा। एंटी मार्कोनिकॉफ समझ में कैसे आएगा, दिख जाएगा आपको, दिया होगा आपको हमेशा HBr के साथ परोक्साइड, परोक्साइड को आप लिख सकते हो H2O2, परोक्साइड होती है H2O2।
तो पेरोक्साइड के साथ जब भी HBr होगा वहाँ पर लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल मार्कोनिकॉव रूल का उल्टा होता है। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता था? मार्कोनिकॉव रूल बोलेगा ये अगर आपका एल्कीन है, एल्कीन के अंदर आपको HX डालना है, तो HX क्या होता है? H पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव। X नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स कम होंगे। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड तोड़ना होता है। ये दोनों समझ आ गए। अगला देखो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? ब्रोमीन ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा ना दोनों पे जाएगा, वो जाएगा तीसरे कार्बन पे जो आपके अलाइलिक कार्बन होता है। मैंने आपको अलाइलिक कार्बन समझाया है, 2 कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन होता है, उसके अगर एक और कार्बन लगा दोगे तो ये अलाइलिक पोजीशन कहलाती है। अभी मत बोलना नहीं समझा, ऊपर ही समझा के आया हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? ब्रोमीन जो है वो अलाइलिक कार्बन पे लगता है। कब? जब ये कंडीशंस गिवन हो, H नहीं हो या फिर आपने बहुत तेज हीट कर दिया हो, तो इस तरीके की आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है क्योंकि आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो चैप्टर। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। इसमें क्या होगा? हमारा जो हेलो एल्केन है जो हमने ऊपर बनाए हैं, खासकर Cl और Br के अलग अलग मेथड की मदद से हम उन्हीं को लेते हैं, उनके अंदर एक बार डालेंगे। अगर फिंकलस्टीन की बात करें तो उसमें NaI डालेगा ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और आपका जो है I जो है वो यहाँ चला जाएगा, X जो है Na के पास चला जाएगा, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा हेलोजेंस का, तभी हेलोजन एक्सचेंज नाम लिखा है। नाउ ड्राई एसीटोन क्यों लिया? क्योंकि NaX जो है ना ड्राई एसीटोन में सॉल्यूबल नहीं होता। सॉल्यूबल नहीं होता यानी कि ये प्रोडक्ट की गिनती कम करेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NaX को जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बढ़ता है और आपको और RI की जो है आपकी प्रोडक्शन और बढ़ती है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड पहली वाली आ गई होगी समझ। सेकंड मेथड देखो, उसमें हम RX के अंदर मेटालिक फ्लोराइड लेते हैं। मेटालिक फ्लोराइड आप AgF ले सकते हो, CdF2, SbF3 और Hg2F2 ले सकते हो। इन चारों में से कुछ भी ले लो तो आपका प्रोडक्ट RF बन जाएगा, और आपने जो भी उसके साथ हेलोजन ली, फ्लोरीन ली होगी, तो वो जो है आपकी RF बन जाएगा, और Ag के साथ आपका X आ जाएगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड में। थोड़ा बहुत यहाँ पर आप हीट करते हो। नाउ ये जो मेथड है ये NCERT में नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चंस में यूज़ होती है। आप देखोगे कन्वर्जन में ये वाली मेथड करने में बहुत आसानी होती है। तो ये 5th मेथड आपको अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ, बोरोडीन हंसटिकर एक्सपेरिमेंट या फिर हंसटिकर रिएक्शन। इसमें क्या होगा? आप सिल्वर सॉल्ट लोगे, अपना एसिटिक सिल्वर सॉल्ट लोगे, CH3COOAg जैसे मैंने लिया, उसमें आप डाल दो Br2 डालने से क्या होगा? ये जो है इतना अलग कर दो, उसमें एक ब्रोमीन दे दो, फिर इतना अलग कर दो, वो दूसरा प्रोडक्ट, और फिर जो Ag बचा उसमें सेकंड ब्रोमीन दे दो। रिएक्शन की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर अपना CH3COOAg के साथ आपको 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करानी है, लो पहले CH3 उसके साथ एक ब्रोमीन दे दिया, पहला प्रोडक्ट, CO2 एज इट इज निकल गया, Ag के साथ दे दो दूसरी ब्रोमीन। रिएक्शन समझ में आया? इजी रिएक्शन है, ये CCl4 के प्रेजेंस में होती है। कुछ एग्जाम्पल जो हमारी बुक में लिखे हैं वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसकी मोनोक्लोरिनेशन करानी है, तो इस कंपाउंड में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन दिख रहे हैं? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। क्या ये है? नहीं, चौथा और पांचवा सिमिलर। तो इन चारों पर ही मैंने एक एक बार क्लोरीन लगा दी, मोनोक्लोरिनेशन करवा दिया। ओके, सिंपल। 6.4 देखो, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन गिवन है HBr। अब H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये कार्बन पे देखो एक ही हाइड्रोजन है, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। लगाओ मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से जो ब्रोमीन है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बनेगा। और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड हट जाएगा। अगला HCl डालना है। इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो प्लस और माइनस में तोड़ो, माइनस वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो मैंने Cl इसके साथ जोड़ा, और H जो है वो दूसरे के पास जाएगा, यानी कि इसके ऊपर मैंने H जोड़ दिया। नेक्स्ट, अब आपको दिख रहा है HBr के साथ पेरोक्साइड। HBr के साथ जब पेरोक्साइड दी होती तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ नहीं, मार्कोनिकॉफ का उल्टा लगेगा। ये कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन के पास H2 है, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। मार्कोनिकॉफ कहता था नेगेटिव को डालो इस कार्बन पे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलेगा? अपना Br को डाल दो इस वाली पे, तो मैंने इस वाली पे डाल दिया। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं किया जाता अल्कोहल विद KI के साथ? तो हमने अभी हाल देखी थी एक रिएक्शन, ROH में आप अगर डालते हो NaBr
प्लस H2SO4। तो इसमें तो आपका प्रोडक्ट जो है RBr मिल जाता है, साथ ही साथ क्या मिलता है NaHSO4। ओके, ये जो है आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने NaBr की जगह Ki ले लिया होता और उसके साथ H2SO4 लिया होता तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता? इसका सीधा सीधा जवाब है ना, बड़ा बड़ा नो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि Ki और H2SO4 के साथ आपको HI तो मिल जाएगा और वो HI जो है फर्दर रिएक्शन करके आपको दे सकता था अल्कोहल, लेकिन वो HI और ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, क्योंकि H2SO4 बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड वो HI जो है I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब I2 जो है वो एल्केन के साथ रिएक्ट करके आपको एल्केन के अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आपको वो उसका एलो एल्केन नहीं बना सकती। तो आपको यही रिएक्शन लिखकर आ जाना, मतलब ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसी को आप वर्ड में लिख के आना। Ki और H2SO4 के साथ HI बनता है। अब ये HI जो है भले ही अल्कोहल के साथ बना सकता था अपना RI, लेकिन ये जो है HI ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, इसके कारण आपका एलो एल्केन नहीं बन पाता और I2 के कारण ही आपका रिएक्शन नहीं हो पाता। नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब देखो आपको डाई हेलोजन बताने हैं डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन बना लिया मैंने। अब देखो दो दो हेलोजन आप किस किस फॉर्मेट में लगा सकते हो। एक बार दोनों क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दी, एक बार इधर और इधर लगा दी। कोई ये मत बोलना कि एक बार ऐसे कर दो, दो क्लोरीन एक बार इधर एक बार इधर। ध्यान से देखो 180 डिग्री रोटेट करो, यही बन जाएगा। तो आपने एक बार इस तरह से लगा दी, एक बार इस पे, एक बार दोनों सेम पे लगा दी, एक बार दोनों इस वाले सेम पे लगा दी। अब ये मत बोलना कि दोनों एक बार इस पे लगा दो, क्योंकि आपको भी अब समझ में आ गया होगा ये जो प्रोडक्ट है वो यही बन जाएगा। अगला, आप C5H12 की मोनोक्लोरिनेशन कराते हो तो एक बार आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एक बार आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एक बार आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो कौन कौन से आइसोमर्स होंगे आपको फाइंड आउट करने। सिंपल चीज़ है, मैंने दिमाग लगाया, मैंने उसके 3 चेन आइसोमर्स बना लिए। चेन आइसोमर आपको बनाना आ गया है। एक बार सबको सीधे लग दो, एक बार एक कार्बन कम कर दो और उसकी चेन बना दो इस तरीके से। एक बार 2 कार्बन को कम कर दो और उसकी ये वाली चेन बना ली। अब खुद ही देखो इस वाले कंपाउंड में एक ही टाइप का कार्बन है जहाँ पे क्लोरीन अटैच हो सकता है, क्योंकि ये चारों टाइप्स ऑफ कार्बन सेम है। तो आप यहाँ लगाओ क्लोरीन, वहाँ लगाओ, तीनों पे लगाओ, सेम प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि ये सिंगल प्रोडक्ट देगा। ये वाला जो चेन है ये 3 प्रोडक्ट्स देगा, 1, 2 और 3 जगह। यहाँ और यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो सेम ये और ये वाले बन जाएंगे। तो दैट इज़ वाई 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पर। और ये वाला जो है सी 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 और सी, इसका तो ऊपर ही देख के आए हो, 4 प्रोडक्ट देता है ये, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर। अगला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स जो इस रिएक्शन से, जो ये रिएक्शंस गिवन है यहाँ से फॉर्म होंगे। तो देखो पहला हमको दिया है अल्कोहल प्लस SOCl2। SOCl2 के साथ जब भी अल्कोहल रिएक्ट करता है तो हमने रिएक्शन क्या पढ़ी है, ROH प्लस अगर SOCl2 है तो आपको मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl, और SO2 और HCl निकल जाते हैं। अब यहाँ ROH, तो R आपका ये है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, RCl में R लगा दिया और Cl लगा दी, SO2 और HCl लिख दिया और SO2 और HCl को मैंने वेपराइज कर दिया। HCl दे रखा है, अल्कोहल दे रखा है, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपना जो HCl है, Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और OH और H जो है वो वाटर बन के बाहर आ जाएंगे। अब सवाल उठता है ये वाला OH को लिया, ये वाले OH को क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन आपको वर्ड में एक्सप्लेन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए जब अल्कोहल डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होता है तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा रेजोनेंस देखने को मिलता है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पर आता है पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, पार्शियल डबल बॉन्ड आपको यहाँ देखने को मिलता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। यहाँ पर देखो OH सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होता। ये एक नोट भी लिखाया जाता है। नोट ये है कि आप अगर बेंजीन के अल्कोहल्स लोगे और उसके साथ कुछ भी करोगे तो आपको आपके जो है इसकी जगह हेलो अरीन पाना मुश्किल होता है। मतलब बेंजीन अल्कोहल से हेलो अरीन पाना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर डेवलप होता है। ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये तो अभी हाल ही देख के आए हैं। RBr में अगर आपने NaI डाला, अब NaI के साथ अगर ड्राई एसीटोन आपने लिया तो I इसको दे दो, Br इसको दे दो, तो बन जाएगा RI प्लस NaBr। अब R यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CC, 2 बार C वाला ग्रुप है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इधर देखो
ब्रोमीन डाला जा रहा है हीट और यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ पर आपको हेलोजिनेशन कराना है। अब हेलोजिनेशन में देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपको पता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में फ्री रेडिकल ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, ये वाला 1 डिग्री रेडिकल। 2 डिग्री वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया। बनेगा ये वाला भी, लेकिन हमको क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है। अगर आपको सारे प्रोडक्ट लिखने हैं तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, मेजर ये वाला बनता है। HI का रिएक्शन कराना है। अब देखो ये कार्बन पे कितने कार्बन, अगर आपने इस कार्बन पे हाइड्रोजन गिनने हो तो इस कार्बन पे अगर आपने डबल बॉन्ड हटाया तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स बने, या फिर आप इस तरह से देख सकते हो कि ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं, क्योंकि ये देखो 1 2 3 और 4 का बॉन्ड पहले ही बना चुका है। लेकिन ये कार्बन पे 1 2 3 यानी कि एक हाइड्रोजन है, तो लेस हाइड्रोजन इस कार्बन के पास है, यानी कि नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया जब ब्रोमीन 2 इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड भी दिया है, ब्रोमीन 2 भी दिखा है, यूवी लाइट भी दिखी है, मैंने आपको अभी हाल ही कराया। ये रहा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड भी है, Br2 भी है और HNO भी है। तो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे आपका ब्रोमीन आकर जुड़ जाता है। तो डबल बॉन्ड का पास वाला जो कार्बन है, यहाँ तो ये, या फिर ये आपकी मर्जी, उस पर अपना ब्रोमीन 2 या फिर एक ब्रोमीन को जोड़ दो। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। हेलो एल्केन बनाने की हमने 5 मेथड्स देखी, हेलो अरीन बनाने की हम 4 मेथड्स देखने वाले हैं। हमारी बुक में 3 ही है, लेकिन हमको 4 मेथड देखनी पड़ेगी, क्योंकि 4th मेथड एक्स्ट्रा मैं कराऊंगा जो रिएक्शन में यूज़ होंगी और आपको करनी पड़ेगी। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने अच्छी तरह से पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। एंड यहाँ पर जो है आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये गिवन है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए अगर आपको नॉर्मल बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल दी जाए, आपको X2 अगर उसमें ऐड कराना हो तो वो एनहाइड्रस AlCl3 या फिर कोई ल्यूइस एसिड FeCl3 के प्रेजेंस में होता है। आपकी जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच हो जाती है। अब अगर टोलुइन दिया हो, टोलुइन पे अगर आपको X2 ऐड करना हो तो वो Fe और FeCl3 की प्रेजेंस में होगा, ल्यूइस एसिड और डार्क की प्रेजेंस में, मतलब डार्कनेस वहाँ पे हो सकती है, डार्कनेस नहीं होगी तो फ्री रेडिकल लग जाता है। इतनी डेप्थ में नहीं जाना तो उतना पता कर लो। Fe और FeCl3 ल्यूइस एसिड है और डार्क में होना चाहिए। एक X2 जो है एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा, इस तरीके से। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपकी हेलो एल्केन नहीं सॉरी हेलो अरीन जो है ऑप्टेन हो गई। हेलो अरीन ऑप्टेन करने के बाद आपको पता होना चाहिए ये जो F2 है उसके साथ रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, इसके कारण आपकी रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। फ्लोरीन, फिर उसके बाद आपकी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन माइल्ड होती है, वो FeCl3 के साथ हो जाती है। लेकिन अगर आप I2 के साथ रिएक्शन करने जाओगे ना, तो I2 के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे लिखा नहीं है, F2 के साथ सबसे ज़्यादा होगी, देन Cl2, देन Br2। I2 के साथ अगर आपको रिएक्शन करनी होगी तो यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना पड़ेगा जो आपकी हेल्प करेगा रिएक्शन होने में। और वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आप कोई से भी ले सकते हो, हमारी आई थिंक सो बुक में HiO4 लिखा है एंड HNO3 लिया है, नाइट्रिक एसिड एंड HiO4 आप ले सकते हो आपके I2 के लिए। बाकी मैंने आपको रिएक्शन का फ्लो बता दिया है। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इतनी फटाफट होती है कि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं आपके सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शंस। सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन दोनों की दोनों ही आपकी डाइओजोनियम सॉल्ट के साथ बनाई जाती है, कराई जाती है। तो डाइओजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है उसकी प्रोसेस आपकी बुक में नहीं लिखी, लेकिन हम देख लेते हैं। उसमें आई थिंक सो बुक में इतनी प्रोसेस लिखी, लेकिन आप ये एनालीन भी कहाँ से आया वो पता होना चाहिए। हम लेते हैं बेंजीन, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं तो NO2 लगता है एंड नाइट्रोबेंजीन बनता है। नाइट्रो से उसको एनेलीन बनाने के लिए आप SN या फिर HCl डाल दो उसमें, तो NH2 बन जाता है। NH2 में डालते हैं NaNO2 प्लस HX। X आप कोई भी ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसका भी डाइओजोनियम सॉल्ट बनाना हो। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड ठंडा लेना पड़ता है, देन ठंडक में वो आपका रिएक्शन हो जाता है। एनसीईआरटी में 273 से 278 केल्विन लिखा होगा, 0 से 5 डिग्री लिखो, याद करने में आसानी होगी। देन अपना बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब ये बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट के साथ आप फर्दर रिएक्शंस करा सकते हो इस तरीके से। ये जो ऊपर की 2 रिएक्शंस हैं, ये हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ये हैं गेटरमैन रिएक्शन। KI के साथ एक अलग से रिएक्शन लिखी है बुक में, एंड बोल्स शाइमन रिएक्शन भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगी।
HCl और Cu2Cl2 के साथ आप एडिशन कराओगे, रिएक्शन करोगे डाइअज़ोनियम सॉल्ट का। यहाँ पे मैंने क्लोरीन का लिया है, तो आप इसको लिख सकते हो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन जब HCl और Cu2Cl2 के साथ होगा तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा इस पूरे की जगह एंड N2 गैस निकल आएगी। अब HCl की जगह HBr लोगे और Cu2Br2 लोगे तो Br ऐड हो जाएगा, N2 निकल आएगी। सेंडमेयर रिएक्शन इसको आप बोलते हो। अब आपने डाइअज़ोनियम सॉल्ट के साथ HCl डाला सिर्फ कॉपर की प्रेजेंस में। यहाँ पे Cu2Cl2 था, अगर सिर्फ कॉपर लोगे तो सिर्फ Cl लगेगा, N2 नहीं बनेगा। सिर्फ अपना ब्रोमीन के साथ कॉपर लोगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा जैसे यहाँ पे बना था, लेकिन आपका N2 नहीं बनेगा। इससे याद रखना, Cl2 लेते हैं तो N2 बनता है, Br2 लेते हैं तो N2 बनता है, लेकिन एक्स्ट्रा ये नहीं लिया तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे आप याद रख सकते हो। देन Ki के साथ आप हीटिंग करोगे तो आपका I जुड़ जाता है एंड आई थिंक सो इसमें भी N2 रिलीज होती है। नेक्स्ट है HbF4 के साथ अगर आप उसमें आप हीट करोगे इसके साथ में तो आपकी फ्लोरीन एडिशन हो जाती है, जिसको आप बाल्स-शाइमन रिएक्शन बोलते हो। एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन अगर आपने फ्लोरीन की देख ली, क्लोरीन का देख लिया, ब्रोमीन का देख लिया, आयोडीन का देख लिया, तो फ्लोरीन की भी तो पता होनी चाहिए ना कि फ्लोरीन की हेलोअरीन कैसे बनेगी, तो वो HbF4 के साथ बनती है। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखो एक हेलो एल्केन आपके सामने आ गया तो उसको आप क्या क्या उसको देखकर पता लगा सकते हो। उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी, आपको देखकर, गर्म करके, ठंडा करके, पानी में डालकर, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उस मतलब फिजिकल चेंजेस करो उनमें, और फिजिकल चेंजेस आपने जो जो ऑब्जर्व करे वो यहाँ पे लिखें। पहला उनकी स्टेट, कैसे दिखते हैं आपके हेलो एल्केन हेलोरीन। सभी की सभी कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड होते हैं ना वो थोड़ा सा कलर डेवलप कर लेते हैं जब आप उनको लाइट में डालते हो। ओके, और कुछ कुछ जो वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड होते हैं ना उनकी स्वीट स्मेल भी होती है, जो वोलेटाइल होते हैं। और जब आप छोटे छोटे हेलोजेंस लोगे, जैसे CCl ले लिया, CBr ले लिया, ये सभी के सभी गैसियस होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ाते जाओगे, कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वो लिक्विड बनेंगे, और बहुत सारे कार्बन ले लिए तो वो सॉलिड भी बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। 11th में हमने देखा ही है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्सेस बढ़ने लगती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है ब्रांचिंग के? क्योंकि सरफेस एरिया कम होने लगता है। इसके कुछ आप वो देख लो, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने CF लिया है, CCl लिया है, CBr और CI। कार्बन कांस्टेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है आयोडीन, ऐसे धीरे धीरे आप नीचे जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा। मास इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास के बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो BPT भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगेगा। अब यहाँ देखो मैंने कार्बन के नंबर्स बढ़ा दिए और फ्लोरीन को कांस्टेंट रखा। कार्बन के बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, दैट इज़ वाई यहाँ पर भी मैंने अपना बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ते हुए दिखाया है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो 4 कार्बन है 1 ब्रोमीन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है 1 ब्रोमीन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है 1 ब्रोमीन है, लेकिन ब्रांचिंग का फर्क है। इधर 1 ब्रांचिंग है, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर उसकी, देन लास्ट में इसकी। अब ये जो डाई हेलोजन अरीन्स होती हैं, जैसे कि ऑर्थो वाली, मेटा वाली और पैरा वाली, ऑर्थो और ये मेटा एंड ये पैरा होता है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका आपको बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, सबसे कम मेटा का, देन उसके ज़्यादा पैरा का, देन सबसे ज़्यादा ऑर्थो का, फिर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम मेटा का, फिर ऑर्थो का, फिर पैरा का। क्वेश्चन पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है पैरा का? क्योंकि पैरा देखो एक तरीके से सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्री उसके अंदर देखने को मिलती है, एकदम खड़ा हुआ कंपाउंड है। इसको आप अगर एक लैटिस बनाओगे, इसकी क्रिस्टल लैटिस बनाएगी, 3D अरेंजमेंट बनाओगे, तो ये 3D अरेंज करने में बहुत आसानी से हो जाता है। एंड 3D अरेंजमेंट और क्रिस्टल लैटिस इसका अच्छा बनता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखो सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे तो इसमें पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी। अगर आप पानी में हेलो एल्केन या फिर हेलो अरीन को डालते हो तो बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होते, क्योंकि ये इनके अंदर एक पोलर बॉन्ड होता है C और X वाला। ये पानी के H2O जो होता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। अब जो भी चीज़ पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाती, सीधा सा मतलब समझ लो वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाती। ओके, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते। अगर आपको कराना भी है ना तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये जैसे जैसे डिजॉल्व होंगे। लेकिन अगर जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा, मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो होगा, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। डेंसिटी जो है बिल्कुल समझ लो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे ये देखो
यहाँ पे मैंने Cl लिया है और अपना R ग्रुप जो है सब जगह कांस्टेंट है। इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है। आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की। ये दो हमारे एक क्वेश्चन हमारी बुक में लिखे हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। मैंने सभी के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर बना दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, और मतलब क्लोरीन के कंपाउंड से ब्रोमीन के कंपाउंड है। आपको पता है जो क्लोरीन और ब्रोमीन के मास में क्लोरीन का कम होता है, तो सीधा सा इम्पैक्ट है इसका, क्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा। देन आप आओ ब्रोमीन पे। एक ब्रोमीन है यहाँ पे दो ब्रोमीन है, यहाँ पे तीन ब्रोमीन है। दिमाग लगा लो, एक ब्रोमीन का सबसे कम होगा मास, फिर ब्रोमीन का, दो ब्रोमीन्स का, देन तीन ब्रोमीन का। तो आपका ऑर्डर बन जाएगा CADB। देन नेक्स्ट, इस तरीके से कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। यहाँ पर 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन हैं, ऐसे 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको, एंड यहाँ पे 4 कार्बन है। क्लोरीन सब में सेम है, तो अब ना दिमाग लगाओ, 4 कार्बन वाला पहले सबसे ज़्यादा कर दो, ये C सबसे ज़्यादा हो गया। अब आओ 3 कार्बन पे। 3 कार्बन आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेट चेन में है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग जब लग जाती है तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि A ज़्यादा होगा, यानी कि C सबसे ज़्यादा, देन A, देन B। अब हम बढ़ते हैं न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन पे। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी है आपकी रिएक्शन विथ मेटल। पहले से शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आपका एक जो हेलो एल्केन है वो सब उस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आपके हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद आके वहाँ पे बैठ जाएगा और आपके हेलोजन को हटा देगा। क्या होगा, आपका हेलो एल्केन रहता है, उस पर एक न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज़ें होती है जो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होती है। अब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना मतलब न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कौन सी चीज़ें होंगी, जो नेगेटिव होती हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज होती हैं एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ओके, नाउ अब आपका जो हेलो एल्केन होता है उसमें क्या आता है, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है, वो आपकी हेलोजन की जगह आकर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और हेलोजन को निकाल देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आया, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर गया। अब इसकी जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी थी कि RH होता है, न्यूक्लियोफाइल आपके X को हटा देता है और RNU बना लेता है। तो ये जनरल फॉर्म में आप देखो, आपके बुक में एक टेबल बनी है, उसमें ये सारी रिएक्शन लिखी हुई हैं जो मैंने इस तरह से लिख दी हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर NaOH, KOH और AgOH, इन तीनों में ही देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनेगा, एक तो Na तो प्लस हो जाएगा और OH पे माइनस चार्ज, वैसे K पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव चार्ज, Ag पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाला ही आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, और X की जगह आपका न्यूक्लियोफाइल आता है, इसलिए RX, और जिस पे नेगेटिव चार्ज था वो X की जगह लेके ROH बना लेता है। बचा हुआ X किसके साथ जाता है, जो पॉजिटिव वाले थे। अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaX बनेगा, KOH के साथ कराओगे तो KX, AgOH के साथ कराओगे तो AgX। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको ध्यान देना है, क्या बना है आपका, एल्कोहल बन गया है, ROH बन गया ना, दैट इज वाई एल्कोहल। अगर आप KSH के साथ रिएक्शन कराओगे तो K पे अपने पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, S पे नेगेटिव चार्ज, तो जो भी नेगेटिव चार्ज वाली एंटिटी है वो X को सब्स्टिट्यूट कर देगी, और X जो है आपका वो K के साथ चला जाएगा, वो KX बना लेगा और RSH बन जाएगा। RSH होता है थायोल। अगला है RONA के साथ रिएक्शन करा दो। अब RONA में आपका जो O पे नेगेटिव चार्ज आता है, Na पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव आया है यानी कि वो यहाँ पे जुटेगा और RONA बना लेगा। RO, यहाँ पे मैंने ROR बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर OR का नेगेटिव जनरेट हुआ है ना, तो R एंड OR का नेगेटिव आप यहाँ पे जोड़ दो, इस तरीके से ROR' आपने बना लिया, और जो बचा हुआ Na है वो जो X निकलेगा उसको लेके ले जाएगा। ROR मतलब होता है आपका ईथर। जब भी आपको कार्बन ऑक्सीजन कार्बन दिख जाए यानी कि ये ईथर कहलाता है। लोग ईथर और एस्टर में कन्फ्यूज़ होते हैं। ईथर ऐसा दिखता है, एस्टर आपका ऐसा दिखता है। ओके, ये आपका एस्टर है, वो आपका ईथर है, और ये कीटोन है, और ये आपका एल्डिहाइड है, और ये आपका अल्कोहल है। मैंने सब बना दिए, अब कंफ्यूज मत होना। ईथर, एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल।
नेक्स्ट है NH3। NH3 में आपका NH2 नेगेटिव जनरेट होगा, H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव यहाँ पर आएगा और RNH2 बना लेगा। एंड बचे हुए H प्लस के साथ भी कुछ होता है, लेकिन वो हमको साइड प्रोडक्ट नहीं देखने। RNH2 यानी कि अमीन। अब ये जो है 1 डिग्री अमीन है। अगर आप चाहो तो इससे 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन भी बना सकते हो। अगला NaI के साथ जब RX रिएक्ट करता है, हमने देख ही लिया है, इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। I जो है वो X को सब्सटीट्यूट कर देगा और X जो है आपके Na के साथ चला जाएगा इस तरीके से, और एल्काइल आयोडाइड बनता है। अब ये जो चार है ना, इनको आप इतने इम्पोर्टेंट समझ लो कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने KCN और AgCN के साथ रिएक्ट करा है तो न्यूक्लियोफाइल CN और CN का बनेगा, लेकिन KCN के केस में आपका जो CN है वो C वाली साइड से जुड़ा, लेकिन AgCN के टाइम पर जो CN है वो N वाली साइड से जुड़ा। देखो R में यहाँ पे C जुड़ रहा है और यहाँ पर R में N जुड़ रहा है, ऐसा क्यों? यही सवाल आपके एग्जाम्पल नंबर 6.5 ने पूछा कि जब हेलो एल्केन रिएक्ट करते हैं KCN और आपका AgCN के साथ, तो KCN के साथ बनाते हैं आपके साइनाइड, लेकिन AgCN के साथ बनाते हैं आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? इसका जवाब होता है क्योंकि KCN आपका आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड के साथ हमेशा कार्बन ग्रुप जुड़ता है, तो क्या, ताकि जो कार्बन कार्बन चेन है एल्काइल वाली ये R, उसके साथ ये कार्बन जुड़े और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके, जैसा आपका आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वैसे ही। लेकिन AgCN आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड में सिर्फ नाइट्रोजन वाली साइट ही आपके पास अवेलेबल होती है। दैट इज़ वाई AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए नाइट्रोजन वाली साइट से अटैक पॉसिबल होता है क्योंकि वही अवेलेबल होती है। इस तरह से आपको लिख कर आना है। सेम गोज फॉर KNO2 और AgNO2। KNO2 में जो है आपका O वाली साइड से रिएक्शन होता है और आपकी AgNO2 में N वाली साइड से रिएक्शन होता है। आपको अगर याद रखना हो ये कब कब होगा, तो आप हमेशा याद रखना Ag के साथ हमेशा N वाली साइड से जुड़ेगा। और क्योंकि आपका जो CN है और NO2 वाले जो न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास दो दो साइट होती है अटैक करने के लिए, और ये आयोनिक और कोवेलेंट के हिसाब से चूज़ करते हैं कि इनको कहाँ से अटैक करना है, इसलिए ये कहलाते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, इसके लिए मैंने उस पर येलो स्टार लगाया। ये कहलाते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो अपना अटैकिंग पोजीशन डिसाइड करते हैं कि वो किसके साथ आए। अगर K के साथ आयोनिक के साथ है तो C से जुड़ेंगे, और अगर कोवेलेंट के साथ है तो N से जुड़ते हैं। वो ये एकदम से स्क्रोल, हाँ। फिर अगला आता है R-COOAG। यहाँ पे Ag प्लस एंड COOAG का माइनस जुड़ेगा, और RX पे ये COOAG जो है X को ले जाएगा और X आपका Ag के साथ आ जाएगा इस तरीके से, और आपका एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से ये आपको मैंने मेन वाली टेबल करा दी। अब आते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। वैसे तो अभी हमको SN1 और SN2 पढ़ना होगा, लेकिन SN1 और SN2 से पहले आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है आपको स्पेशल या फिर 3D अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो 3D ज्योमेट्री में लाई करता है ना, आपको पता है, उसकी एक 3D अरेंजमेंट होती है। तो उसी के आपको आइसोमर अगर बनाने को बोले जाएँ तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, यानी कि आप कंपाउंड सेम रखोगे, बस उसकी 3D ज्योमेट्री में छेड़छाड़ करते हो। इस तरह से आपके ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को जब लोग स्टडी कर रहे थे तो वो इस तरह से स्टडी करते थे। वो एक अनपोलराइज्ड लाइट लेते थे जो हर डायरेक्शन में होती थी, उसको एक निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते थे। निकोल प्रिज्म में एक स्लिट होता था जिसके कारण आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जब इससे पास होगी तो वो एक पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, जो सीधी वाली रहेंगी वही स्लिट से पास होके बन गई, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब आपके पास आ गई। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है आगे बढ़ रही है और उसको आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक सोल्यूशन में उससे पास थ्रू करते हो, यानी कि जैसे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको आप अपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास करते हो। अब जब ये अपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास होगी ना, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली पॉसिबिलिटी जैसी आई थी ये वैसी ही हो गई, वैसी ही रही। दूसरी, जैसी आई थी उससे राइट एंगल में, राइट साइड में वो हो गई रोटेट, या फिर जैसी ये पहले थी उससे लेफ्ट एंगल में रोटेट हो गई। अगर वो जैसी थी वैसी ही निकल गई, मतलब आपका कंपाउंड जो उसके ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। अगर राइट साइड में रोटेट हुई तो वो एक आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट उसकी सबूत देता है, और उसको आप प्लस या फिर डी से डिनोट करते हो, स्मॉल डी से खासकर।
राइट साइड लेफ्ट साइड में हुई तो लेवियो रोटेटरी, या फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हो। लेवियो रोटेटरी को माइनस या फिर स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल ये कौन से कंपाउंड होंगे जो इस तरह से रोटेट करेंगे, वो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उन्हीं के आप आइसोमर बनाओगे। वो कैसे दिखते हैं समझ लो, ये एक कार्बन है जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसको आप बोलोगे कायरल कार्बन। एक ऐसा कार्बन जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो उन्हें आप बोलते हो कायरल कार्बन। सो कायरल कार्बन ही ऐसे वो होते हैं कंपाउंड जिसके अंदर एक कायरल कार्बन हो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसका मैंने एक मिरर इमेज बनाई, ठीक है, इसे मैंने एक मिरर रखा। ओ OH इधर था तो OH यहीं रह गया, CH3, अब Cl यहाँ था, Cl इधर हो गया, फ्लोरीन इधर था, फ्लोरीन इधर हो गया। अब ये जो इसकी मिरर इमेज हुई ना एक कायरल कार्बन वाले कंपाउंड की, यही डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवियो रोटेटरी कहलाता है। अगर आपने इसको स्मॉल डी माना ना तो ये स्मॉल एल हो जाएगा, या फिर अगर आपने इसको स्मॉल एल माना तो ये स्मॉल डी हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसके अंदर एक कायरल कार्बन हो, क्योंकि ये एक दूसरे पे इसकी जो मिरर इमेज है इसको अगर आप लो तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती। जैसे इसकी मिरर इमेज है, इसको अगर आप इस पर उठा के रखोगे तो देखो ये CH3 और कार्बन तो मैच हो गए, लेकिन बाकी की चीज़ें मैच नहीं होती। तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब उसको ये प्रॉपर्टी ही ऑप्टिकल आइसोमर बनाती है। आपको मैंने ऑप्टिकल आइसोमर बता दी, ये डी और एल, ये वाला एक और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं। और ये क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन मतलब पाया जाता है, जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। दिस कॉजेज ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन? एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको आप कायरल कार्बन बोल लो, स्टीरियो सेंटर बोल लो, सभी इसी के नाम है। कायरलिटी क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये इसकी मिरर इमेज है, जब मैंने इसको उठा के रखी थी तो ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हुई थी, इसको आप कायरलिटी बोलते हो। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? यही, ये जो डी और एल है ना, यही एक दूसरे के इनैंशियोमर भी हैं। इनैंशियोमर वही होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल आइसोमर्स, जो ये दोनों हैं एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। इनकी दोनों की आइडेंटिकल होंगी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होंगी, क्योंकि देखो दिक्कत ही क्या है, बस 3D ज्योमेट्री अलग है ना, बाकी मतलब इनकी जो है मेन बनावट वो तो लगभग सेम ही है, बस इनके जो ऑप्टिकल रोटेशन है ना वो आपस में डिफरेंट होंगे। अब आओ रिटेंशन, इन्वर्जन या फिर रेसमाइजेशन पे। मैंने समझ लो ये एक कंपाउंड लिया, आपको इस पे OH दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर ये OH में से अगर मैं इसको हटाता हूँ और इसकी जगह मैं एक Y कंपाउंड, मतलब एक Y ग्रुप को लाना चाहता हूँ, मैंने एक रिएक्शन करवाई, उस रिएक्शन में मुझे क्या करना है, OH को हटाना है और उसकी जगह Y को लेके आना है। तो ऐसे करने की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, जहाँ OH था ना वो हटके वहीं पर एक Y लग गया, तो इसको आप बोलोगे रिटेंशन, यानी कि उसने अपनी स्ट्रक्चर को रिटेन करके रखा, जहाँ पर OH था वहीं के वहीं Y लग गया। ओके, ये होती है रिटेंशन। अगर जहाँ OH था वहाँ Y ना लगते हुए उसके ऑपोजिट साइड में लगा, उसके यहाँ OH था ना उसके ऑपोजिट साइड में लगा, तो इसको आप बोलोगे इन्वर्जन, यानी कि कंपाउंड देखो ऐसा था वो एक तरीके से इन्वर्ट हो गया, है ना, इन्वर्टेड कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर एक रिएक्शन होती है जिसमें आपको OH को हटा के Y लगाना है, उसकी 2 पॉसिबिलिटी, पहली जहाँ OH था वहीं Y लग जाए, जिसको आप रिटेंशन बोलोगे, दूसरी जहाँ OH था उसके उल्टी साइड Y लग जाए, तो उसको आप बोलोगे इन्वर्जन। अब रेसिमाइजेशन क्या होता है? अगर किसी रिएक्शन में आपका रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों देखने को मिले और दोनों 50-50 देखने को मिले, तो 50-50 रेसिमाइजेशन 50-50 रिटेंशन और इन्वर्जन वाले कंपाउंड्स साथ में देखने को मिले तो वो एक रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोलते हैं। मतलब एक रिएक्शन हुई जिसमें आपको ये भी मिला और ये भी मिला। कायरल कार्बन ढूंढने की बात की गई है इस एग्जाम्पल में। यहाँ पे जो कार्बन है देखो उसके चारों ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट है, लेकिन ये कार्बन के ब्रोमीन और ब्रोमीन सेम हो गया, यानी ये नहीं होगा, ये आपका कायरल कार्बन होगा। इसमें देखो ये कार्बन है, उसका ये एक ग्रुप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चारों अलग है। लेकिन इस कार्बन पे देखो ये CH3 और ये CH3 दोनों सेम ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा। इसमें देखो इस कार्बन पे एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक चौथा ब्रोमीन है, तो ये कायरल कार्बन होगा। लेकिन इस कार्बन पे देखो 2 H2 है, यानी कि एक H ऐसा है, एक H ऐसा है, 2 H सेम हो गए ना, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। अब आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म। ये जो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, रिएक्शन में हमने क्या देखा है, RX होता है, उस पर एक न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल बोलता है X तो निकल, मैं यहाँ पर रहूँगा R के साथ, और R के साथ अपना न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और X जो है वो निकल जाता है। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये होता कैसे है? अब ये होने के 2
मैकेनिज्म होते हैं। यहाँ तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जिसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जिसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। दोनों में अंतर क्या है एक बार मैं बताता हूँ, फिर आपको रिएक्शन में दिखाता हूँ। देखो समझ लो ये RX है और ये NU को उसकी जगह लगना है। अगर आपको ये रिएक्शन कराना है मतलब R और X में से आपको X को हटाना पड़ेगा। अगर एक रिएक्शन अगर मतलब ये इस तरीके से हो रहा है कि R में से X पहले हटा, एक तरीके से पहले पूरा R में से X हटा और सिर्फ आपका R बचा, ये आपने स्टेप 1 कर ली, मतलब R में से आपने X को हटाया। फिर स्टेप 2 में आपने R में अपना न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया। ये आप 2 स्टेप में करा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, R और X में मेरे को न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है ना, तो मैं एक ही स्टेप में कर दूँ कि R में से मैं X को हटा भी दूँ और R में मैं NU को जोड़ भी दूँ। ये जो है ये एक ही स्टेप में हो गया। तो यही 2 अलग अलग मैकेनिज्म है। एक ही स्टेप में जो होता है वो आपका SN2 होता है, जो 2 स्टेप में होता है वो SN1 में होता है। आया समझ में? R यहाँ पे देखो ये आपका RX है, ठीक है। RX में पहले मैंने जो स्टेप होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें आपका X जो है वो हटता है, और X जब हटता है तो नेगेटिव चार्ज अपने साथ ले जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। यानी कि RX में से आपका R और X जो है वो अलग अलग हो गया। यहाँ पे दिख रहा है, तो R और X में अलग अलग हो गया। अब R में आप क्या करो, सेकेंड स्टेप में अपना न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। अब सेकेंड स्टेप में R में जब आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो उसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो डायरेक्टली जुड़ जाए या फिर वो इन्वर्ट करके जुड़े, उसकी मर्जी, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। सिंपल सादा तो यहाँ पे अपना कार्बोकेटायन है, तो वो आगे तरीके से भी जुड़ सकता है। सामने से जैसे जुड़ गया, जहाँ पर X लगा था वहीं के वहीं आ गया तो रिटेंशन, या फिर जब X जहाँ लगा था उसके उल्टी साइड पे लगा तो वो हो गया इन्वर्जन। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, और जो क्या बोल सकते हैं आप, हाँ H+ जो रिलीज करते हैं, इसके एग्जांपल हैं वाटर, अल्कोहल और अपना इथेनोइक एसिड। 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, लेकिन इसका जो रेट है वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपकी स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप ही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ये इस पर बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसकी जो रेट है वो 3 डिग्री कार्बन के साथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्योंकि कार्बोकेटायन की भी तो स्टेबिलिटी यही होती है। अगर सोचो इसको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिला तो ये फटाफट जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे हाई होती है। देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जो है ना वो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। और ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड, अगर आपको अलग अलग हेलोजेंस दिख जाएँ तो अलग अलग हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज़्यादा जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्शन प्रेफर करता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एंथैल्पी, ये मतलब बॉन्ड एंथैल्पी वाला ऑर्डर ही आपको याद आ गया होगा। अब देखो एक ही स्टेप में कैसे होगा, एक ही स्टेप में ऐसे होगा, ये आपका CX है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, वो आगे से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आगे भी आपका एक हेलोजन बैठा है जो नेगेटिव है। यहीं से जुड़ने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन लगेगा, इसलिए वो पीछे से आता है। पीछे से आके वो कुछ इस प्रकार से जुड़ने की कोशिश करता है। अब जैसे जैसे वो जुड़ रहा है वैसे वैसे आपका X जो है वो हट रहा है। साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होती है, इसलिए एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये बताना चाहता है कि न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और X आपका लीव कर रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। फिर आप देखो आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और आपका जो X था ना वो निकल जाता है। यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ लिख लो, X जो है आपका वो लीव कर गया। अब देखो इसके ये एक NCERT में लिखा जाता है कि अम्ब्रेला शेप था पहले इसका, मतलब ये जो है देखो एक अम्ब्रेला शेप का था, लेकिन लास्ट में देखो ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला हो गया। जैसे अपने बारिश में अपना छाता उल्टा हो जाता है ना, वैसा इसका शेप हो गया। तो ये भी आपको याद रखना, ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसको अम्ब्रेला शेप से क्यों कंपेयर करते हैं। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। एप्रोटिक यानी कि जो H+ रिलीज ना कर पाए। एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन हो गया। रेट जो है इसका ये अपना RX पे डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन मिलता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे X था और आपका जो NU है यहाँ पे नहीं जुड़ा, पीछे जुड़ा है उसके, यानी इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिला है। अगला यहाँ पे आपको कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट ज़रूर मिलती है।
अब आते हैं इसका जो उसका था 3 फिर 2 फिर 1, है ना। लेकिन इसका होता है सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पीछे से आता है। अब पीछे से अगर यहाँ पे देखो सिर्फ हाइड्रोजन्स है तो इसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, चुपचाप जाके जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको सेकेंड डिग्री कार्बन बना दूँ तो उसकी 3 हाइड्रोजन्स और हो जाएंगी, है ना। एक और कार्बन लगा दूँ, देखो यहाँ पे और भीड़ हो गई। अब समझ लो न्यूक्लियोफाइल को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो भीड़ भाड़ वाले इलाके उसको पसंद नहीं है, उसको ऑफकोर्स क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन मिलेगा, हिंड्रेंस वहाँ पे लगेगी उस पर। दैट इज़ वाई 1 डिग्री उसका सेफेस्ट होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। लेकिन जो आपका ये वाला ऑर्डर है ना बॉन्ड एंथैल्पी वाला, वो तो दोनों के लिए सेम होता है। अब देखो एग्जाम्पल जिसमें हमेशा ये बॉन्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा है SN2 रिएक्शन कौन ज़्यादा फास्टर करेगा। SN2 जो है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा करता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और ये वाला तो आपने को देखा ही है। यहाँ पर देखो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री हो गया। ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया 1 डिग्री ज़्यादा फेवर किया जाता है, इसलिए मैं ये चूज़ करूँगा। यहाँ पर देखो क्लोरीन जो है और फिर आयोडीन जो है, आयोडीन सर यहाँ पर आयोडीन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, यहाँ पे आयोडीन आना चाहिए। अब ये सही है क्योंकि आयोडीन से ज़्यादा फेवरेबल रिएक्शन है, क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ये वाले एग्जांपल में मैंने बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर बोल दिया, जबकि ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमको 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन ब्रोमोब्यूटेन बनाने हैं और उनका SN1 और SN2 ऑर्डर आपको बताना है। तो ब्रोमोब्यूटेन के आइसोमर कैसे बनेंगे, एक बार 4 कार्बन्स को मैंने लिया ब्यूटेन के, एक बार ब्रोमीन यहाँ लगाया, एक बार ब्रोमीन यहाँ लगाया, यहाँ लगाता तो सेम हो जाता, इसलिए मैंने अब कार्बन्स को ऐसे लिखा एंड देन यहाँ पर एक कार्बन लगाया, एक बार ब्रोमीन इधर लगा दिया एंड इस तरीके से अपना बनाया, और एक बार ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया। ओके, इस तरीके से मैंने 4 ब्रोमो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर बना लिए, 1 2 और 3 4। अब मैंने डिसाइड करा कि कौन मतलब किसकी क्या डिग्री है। ये वाले पे 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। डिग्री निकालना आपको आती है। SN2 की जब बात हुई तो मुझे पता है SN2 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो मैंने सबसे ज़्यादा वाला 3 डिग्री को अरेंज कर दिया सबसे ज़्यादा में, देन 2 डिग्री को। दिक्कत आई इन दोनों में क्योंकि ये दोनों ही 1 डिग्री है, लेकिन अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी एज़ कम्पेयर टू इधर, क्योंकि यहाँ पर कम बल्कीनेस है, तो यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के ऑर्डर में SN1 को कम स्टेरिक हिंड्रेंस पसंद है, इसलिए A सबसे ज़्यादा हो गया एंड C उससे कम हो गया, और उसके हिसाब से आप SN2 का ऑर्डर भी रिलेट कर पाओगे। ओके, देन इधर आओ, ये वाले पे आपको जो जो कंपाउंड्स गिवन थे मैंने उनके स्ट्रक्चर बना लिए। आप खुद ही कॉमन सेंस से देख लो, आपको दिखने लगेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के ऑर्डर देखो, SN1 में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस A में है तो सबसे कम A में लिख दिया। देन क्योंकि एक कार्बन और बन गया इसलिए यहाँ पे C हो गया। देन यहाँ पर आपका B हो गया एंड देन उस पर एक और कार्बन लग के यहाँ पे उन्होंने D बना दिया, तो D सबसे कम हो गया SN1 के हिसाब से। लेकिन SN2 का ऑर्डर इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। आप एक का ऑर्डर निकालो, दूसरे का ऑर्डर उसका उल्टा कर दो। अब आपको इस वाले एग्जांपल में SN2 के हिसाब से बताना है, यानी कि 1 सबसे ज़्यादा, देन 2, देन 3। यहाँ वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, तो मैंने 1 डिग्री को चूज़ कर लिया क्योंकि ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच था। यहाँ जो ब्रोमीन कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच था। यहाँ पे देखो जो ब्रोमीन अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, यानी 2 डिग्री। पर यहाँ जो ब्रोमीन कार्बन से अटैच्ड है वो उल्टा 3 और कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री वाला को मैंने ज़्यादा फेवर करा, उसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो 2 डिग्री वाले को मैंने आंसर बना दिया। यहाँ पर देखो जो ये मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ लगा है, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप पास में है। वो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये ज़्यादा हिंड्रेंस देगा क्योंकि उसको ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करना है, ज़्यादा पास में है, इसलिए ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन SN2 में तो आपको हिंड्रेंस कम चाहिए, दैट इज़ वाई आप ये चूज़ करोगे। नेक्स्ट है ये वाला, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आपको SN1 का ऑर्डर बताना है। SN1 का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री आपको दिख रहा है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 और कार्बन से अटैच्ड है, जबकि ये कार्बन सिर्फ 2 कार्बन से अटैच था, तो 3 डिग्री वाले को मैंने लिखा। एंड यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच्ड है वो 2 और कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन ये जो क्लोरीन यहाँ अटैच्ड है वो कार्बन से, वो एक ही कार्बन से अटैच था, तो डिग्री के बेसिस पर ही हो गया, ये तो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो या फिर डी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें क्या होगा,
आपका कार्बन जो है उस पे अल्फ़ा कार्बन बोला जाएगा, जिस पे आपकी ब्रोमीन अटैच्ड होती है। तो अल्फ़ा कार्बन से एक हाइड्रोजन सॉरी आपका ब्रोमीन जो है वो हटा लिया जाता है, और उसके आसपास वाले जो बीटा कार्बन है उसमें से किसी एक की हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड बनाया जाता है। क्या किया जाता है? ब्रोमीन हटती है और एक हाइड्रोजन हटता है। तो यानी कि हैलोजन हटेगी और आपकी यहाँ पे हैलोजन हटती है और आपकी हाइड्रोजन हटती है। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होना चाहिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ कुछ वर्ड में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर वर्ड होना चाहिए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब ये सही बन गया। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में एक बार हाइड्रोजन हटेगी बीटा कार्बन से और हैलोजन हटेगी अल्फा कार्बन से। अब आप डिसाइड कैसे करोगे, क्योंकि अल्फा कार्बन से ब्रोमीन हटाना तो बहुत ईजी काम है। अब यहाँ पे आपके दो बीटा कार्बन से हम डिसाइड कैसे करें कि आपको किसकी हाइड्रोजन हटानी है। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है, आप क्या करो, एक बार इसकी हटा के बना दो डबल बॉन्ड, एक बार ये वाली ब्रोमीन और सॉरी ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली ब्रोमीन हटा के एक बार इधर डबल बॉन्ड बना दो। देन फिर देखो, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके पास में एक ही एल्केन ग्रुप है, और यहाँ जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसके आसपास दो एल्काइल ग्रुप हैं। जिसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप वो आपका फेवर किया जाता है। ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक बल्की बेस यूज़ करते हो, जैसे कि CH3 होल थ्राइस देन COK, ओ पे नेगेटिव ओके पे पॉजिटिव, तो आप जो देखोगे ना, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो सेट-ज़ेफ रूल बोलता है। सेट-ज़ेफ रूल का उल्टा काम होता है जब बल्की बेस दिया हो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ लिया गया है अभी, नहीं एग्जाम्पल नहीं, बैक एक्सरसाइज में, सॉरी। तो बैक एक्सरसाइज में इसका एक क्वेश्चन है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला मैंने आपको रिएक्शन क्यों करवाया। थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ आप जब रिएक्ट कराते हो अपने हेलो एल्केन को, जैसे मैंने मैग्नीशियम मेटल लिया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके RMgX बना लेता है, जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। ये एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड यानी कि यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड भी और ऑर्गेनिक बॉन्ड भी आपको देखने को मिलता है। RMgX एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, जैसे ही इसको हल्का सा भी मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर जैसे कि वाटर, तो देखो ये RMgX और वाटर मिला के RH बना लेता है। मतलब H2O में आपका H प्लस है और OH नेगेटिव है। RMgX में H नेगेटिव R नेगेटिव होता है और MgX पॉजिटिव होता है। तो MgX आपके OH के साथ चला गया, क्योंकि प्लस माइनस, एंड आपका R माइनस H प्लस के साथ RH बना लेता है और MgOHX बना लेता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप दो एल्केन को लेते हो RX और RX इस तरीके से, इन दो Na लेते हो Na और Na। ये दो Na और NaXX को लेके NaX बना लेते हैं दो दो इस तरीके से, एंड आपके ये दो R हैं ये आपस में जुड़ के एल्केन बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल नहीं है तो एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 6.9, वो देखो। यहाँ पर आपका RBr को Mg के साथ रिएक्ट कराया गया, तो मैंने आपको बताया ये बना लेगा RMgBr। अब R ग्रुप कौन सा है, ये वाला, तो मैंने RMgBr बना दिया। अब जब इसमें वाटर डलेगा तो वाटर डल के क्या हो जाता है, आपने देखा है जब भी वाटर डलता है RMgX में तो वो RH और MgOH X में टूट जाता है। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है तो वो RH होगा। अब आपका R ये था, इसमें हाइड्रोजन लगा भी दो तो हाइड्रोजन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। RBr में Mg डालोगे तो आपका, अच्छा आपको यहाँ पे इन्वर्स इस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके से आपका प्रोडक्ट गिवन है। यहाँ पे D लगा है। अब यहाँ पे D2O यूज़ किया था इसलिए D लगा है। H2O यूज़ करते तो यहाँ पे H लगता, यानी कि आपको RH दिख गया। RH मतलब ये आपका R ग्रुप हो जाएगा। अब R ग्रुप आपको पता चल गया तो उसमें Mg डाल के MgBr बना लो। RMgBr आपका इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपको देखने को मिल रहा है Na और ईथर में आपने डाला है, तो जब भी Na और ईथर डलता है आपको पता चल जाता है R और R बन जाते हैं। तो आप खुद ही देखो, ये पहला R और ये दूसरा R, आपको RR ग्रुप देखने को मिल गया। तो R और R ग्रुप से आप ये R ग्रुप और R ग्रुप इस तरह से अटैच्ड है, यानी सिंगल R ग्रुप आपका ये हो गया। देन आपको सिंगल R ग्रुप में एक हेलोजन को ऐड करके R1X बनाना है। तो मैंने ये रहा एक सिंगल R ग्रुप को लिया, उसके साथ हेलोजन को ऐड कर दिया। उसमें आप जब Mg डालोगे तो क्या होगा, ये आपका कंपाउंड है, उसमें आपने Mg को डाला है तो आपका RMgX बनना चाहिए। तो ये R है, ये Mg है और ये मैंने X डाल दिया। इस तरीके से आपका कंपाउंड बन गया। इसमें वाटर डाल दोगे तो ये C C C C और आपका
H यहाँ पे जुड़ जाएगा एंड आपका MgOH X निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सारी रिएक्शन भी बता दी। अब आओ हेलो अरीन की रिएक्शन पे। हेलो अरीन जो होती है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती भाई? इसके 4 कारण हैं। 4 कारण में से सबसे पहला कारण है कि जो आपका हेलो अरीन में जो CX बॉन्ड होता है, ये हेलो अरीन का CX बॉन्ड है, ये CX बॉन्ड, और आपका जो हेलो एल्केन का CX बॉन्ड होता है सिंपल वाला, इसमें दिक्कत होती है। ये जो है कार्बन sp2 होता है और ये कार्बन कार्बन sp3 होता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो लेस पोलर होता है, दैट इज़ वाई आपका जो न्यूक्लियोफाइल जो है ना, वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। लेस पोलर बॉन्ड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। अगला है फिनॉक्साइड आयन। अगर फॉर एग्जांपल आपका SN1 कराना है, जैसे कि नहीं SN2 रिएक्शन, नहीं SN1, हाँ SN1 रिएक्शन में आपने देखा है कि आपका ये जो RX है ना, ये R कैटायन में टूट जाता है, R पॉजिटिव, और X नेगेटिव में टूट जाता है। अगर ये हो भी गया तो बेंजीन जब ऐसा करेगी ना तो फिनॉक्साइड आयन बना लेती है। ये फिनॉक्साइड आयन बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए ये स्टेप आप अगली स्टेप में इसको लेके जाओगे और फिर उसमें न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराओगे, ऐसा हो ही नहीं पाता। ये इतनी अनस्टेबल होती है कि आप इसको यूज़ नहीं कर पाते हो। तो ये इसके कारण सेकंड रीज़न बन गया, फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल होता है, इसलिए आप उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करा पाते। तीसरा कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ये जो है रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा C और X के बीच में, तो आप ये बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाओगे कि आप इसमें C और कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच कर पाओ। इस तरीके से अगर आपको न्यूक्लियोफाइल अगर करवाना है अटैच, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है रेजोनेंस के कारण। आखिरी है बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये जो आपकी बेंजीन रिंग होती है जिस पे X लगा है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो भी नेगेटिव होता है, तो जब यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दिखाने लगते हैं। दैट इज़ वाई नहीं होता। लेकिन साइंटिस्टों ने कोशिश करी कि अगर नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, पर अगर हम इसको विगरस कंडीशन दें, बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन दें, तब तो इसको होना चाहिए। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने बहुत विग्रस कंडीशंस दी कुछ इस तरीके से। पहले उन्होंने अपना हेलो अरीन लिया, हेलो अरीन में उन्होंने NaOH डाला जिसमें OH नेगेटिव का न्यूक्लियोफाइल बनेगा। उसको 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा, 300 ATM का प्रेशर लगाया और फिर H+ दिया, तब जाकर आप देखो आपने X की जगह अपने न्यूक्लियोफाइल OH ने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। पर ये बहुत ज़्यादा विग्रस कंडीशंस पर हुआ, लेकिन हो गया फाइनली। इसको आप डाउस प्रोसेस बुलाते हो। अब उन्होंने सोचा इतनी विग्रस कंडीशन बार बार देना तो मुश्किल होगा, तो इसको ईजी कैसे बनाएं? तो उसको ईजी बनाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया। क्यों? ताकि वो अपनी बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है उसको कम कर पाए और अपनी तरफ लेकर आ पाए। तो मैंने यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा दिया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने NO2 ग्रुप लगाया तो आपकी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया। इसलिए आपका जो अब इसको सब्सटीट्यूट करना, जैसे कि समझ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब NO2 ने अपनी तरफ थोड़ी सी ले ली, इसलिए अब ये X को OH सब्सटीट्यूट करना थोड़ा आसान पड़ेगा। OH को X को सब्सटीट्यूट करने में अब आसानी होगी, इसलिए 350 डिग्री सेल्सियस से कम होकर आपका टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस हो गया और आपका प्रेशर वाला पार्ट तो हट गया एक तरीके से। NO2 वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन X को OH ने सब्सटीट्यूट कर लिया। नेक्स्ट देखो, X को वापस से OH सब्सटीट्यूट कराना था, लेकिन अब हमने ऑर्थो पोजीशन पे भी एक NO2 को ऐड कर दिया। ऑर्थो पोजीशन पे NO2 को ऐड करा एंड इसके कारण 95 डिग्री और कम हो गया। मतलब जैसे जैसे हम NO2 बढ़ा रहे थे, हमारा रिएक्शन की जो कंडीशन थी वो और माइल्ड होती गई। हमने एक और NO2 लगा दिया, तो आप सिर्फ देखोगे गर्म पानी में डालते से ही आपका X को OH ने सब्सटीट्यूट कर दिया और पिक्रिक एसिड, आप इसको बोलते हो, पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो क्या करेगा, अपना जहाँ जहाँ पर उसको नेगेटिव चार्ज दिखता है वहाँ पर जाकर जुड़ जाता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन से अच्छा मतलब अट्रैक्शन होता हो। तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन किसको होता है? पॉजिटिव स्पीशीज़ को। अब ये पढ़ने से पहले एक बार आप हेलो अरीन की जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो। हेलो अरीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनानी आती होगी।
पहले यहाँ पर आएगा चार्ज एंड देन ये डबल बॉन्ड यहाँ पर टूट के यहाँ नेगेटिव चार्ज बना लेगा, क्योंकि इससे उठ के यहाँ पर डबल बॉन्ड आया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इधर आएगा एंड ये उठकर इधर जाएगा, नेगेटिव इधर हो जाएगा एंड ये नेगेटिव यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेगा। देन नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाएगा एंड ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बना लेगा। लास्ट स्टेप में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव को यहाँ पर हटा देगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। देन आपकी देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर था और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो गई है एंड रेजोनेंस हुआ है यहाँ पे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप अगर यहाँ पर गौर करोगे तो आपको दिखेगा माइनस चार्ज एक बार आया है पैरा पर, एक बार आया है ऑर्थो पर और यहाँ पे भी एक बार ऑर्थो पे, यानी कि माइनस चार्ज हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही आता है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशीज़ है उनको माइनस चार्ज पसंद होता है, इसलिए वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पर आकर ही लगती हैं। पहला हम देखेंगे Cl2 का। Cl2 पे Cl का ही आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है एंड Cl प्लस एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, मतलब आप जो है एक हेलो अरीन ले रहे हो उस पर आप अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस आप देखोगे। इस तरीके से मैंने सभी को एक चार्ट में लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहले मैंने एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया Cl का, एंड Cl का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर एक बार ऑर्थो पे लग गया, एक बार पैरा पे। इसको हेलोजिनेशन बोलेंगे कि आपने हेलोजन ऐड कराई। हमेशा देखना पैरा वाला प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है HNO3 और H2SO4 में आप देखोगे जो नाइट्रो ग्रुप जो है NO2+, इसका आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे ऐड हो गया, इसको आप नाइट्रेशन बोलते हो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपका SO3H सल्फोनिक एसिड बना लेता है, जब आपका बेंजीन के साथ जुड़ेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। ओके, SO3H प्लस आयन यहाँ पे जनरेट होता है। फिर आपका फ्रिडल क्राफ्ट, इसको आप सल्फोनेशन बोलते हो। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप एल्काइल ग्रुप जनरेट कराते हो CHCl3 की मदद से। CHCl3 क्या कर, रुको, CH3Cl, यहाँ पे CH3Cl आना चाहिए, तो आपने CH3Cl की मदद से अपना, हाँ, CH3Cl की मदद से आपने अपना CH3 एल्केन ग्रुप बना लोगे, मतलब ये Cl नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा, एल्केन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव एल्केन एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार पैरा पे जुड़ गया। नेक्स्ट, अगर आपने अपना असाइल क्लोराइड लिया है, असाइल क्लोराइड में भी आपने एनहाइड्रस AlCl3 डाला, तो एनहाइड्रस AlCl3 में आपका Cl नेगेटिव लेके चला जाता है, C पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये वाला जो C डबल बॉन्ड OC जो है एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, एक बार पैरा पे। इसको आप फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हो कि आपने यहाँ पे एसाइल क्लोराइड की मदद से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया है। थर्ड है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के रिएक्शन में आपने याद है ऊपर वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन में आपने RX और RX लिया था जिसमें आपने RR जोड़ लिए थे। अब आप देखोगे फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में आप देखोगे ये जो आपकी अराइल हलाइड्स होते हैं उसमें से आप जो अराइल पार्ट है उसको जोड़ लोगे और जो 2Na लोगे ना, वो 2Na आपके X और X को ले जाते हैं। इस तरीके से आप दो अराइल लेते हो और वो दो अराइल जो है आपस में जुड़ के डाईफिनाइल की फॉर्मेशन करते हैं। इसको आप डाईफिनाइल बोलते हो, यहाँ लिख ही लो ताकि आप हमेशा याद रखो। इसको आप डाईफिनाइल बोलोगे एंड देन ये जो 2Na है वो इस X को ले जाकर अपना 2NaX बना लेते हैं। इसको आप फिटिक रिएक्शन बोलते हो। अब एक बार अगर आप सोचो, आपने ये अपना एक फिटिक मॉलिक्यूल लिया इस तरीके से और इसके साथ आपने अपना वुड्स मॉलिक्यूल लिया। अब आप सोच रहे हो कि ये हेलो अरीन को मैं फिटिक क्यों बोल रहा हूँ और अपने एल्किन को हेलो एल्किन को वुड्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसको इस तरह से बोलोगे तो याद रहेगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में आप RX का यूज़ करते हो, फिटिक रिएक्शन में आपने 2 बार इसका यूज़ करा, तो वुड्स और फिटिक रिएक्शन में आप एक बार वुड्स का एक बार फिटिक का यूज़ करोगे। ये जो X है और ये जो X है ना वो 2Na ले जाएगा और इस R को इसके ऊपर जुड़ना पड़ेगा और ये R जो है इसके ऊपर जुड़ जाता है, इसके X और X जो है वो 2Na ले जाता है और ये सभी चीज़ें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। इसको हम वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हो। अब आते हैं हम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स और कुछ कंपाउंड आपको पढ़ने पड़ेंगे जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब इन पे क्या क्या इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। पहला आता है डाईक्लोरोमीथेन, यानी कि मीथेन CH2Cl2 आप उसको बोल सकते हो। और ध्यान से देखो ये मिथाइलिन क्लोराइड है। मिथाइलिन मतलब ये जो आपका C और C ये जो Cl2 है ना, ये दोनों एक ही कार्बन पे लगा हुआ है।
देन आप देखो डाइक्लोरोमीथेन जो है वाइडली यूज़ किया जाता है एक सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर। पेंट रिमूवर के फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ करते हैं। प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, एरोसोल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स यानी कि यूजफुल ड्रग्स भी हो सकती हैं। आई डोंट नो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स लिखा है, तो मेडिसिनल ड्रग्स की बात हो रही है कि कोई और दूसरे टाइप की ड्रग्स की बात हो रही है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेटल क्लीनिंग एंड पेंट रिमूवर से आपको याद रखना है कि क्लोरीन की बात हो रही है। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म करता है ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप इसको एक्सपोजर लोगे तो आपकी विजन खराब हो जाएगी, आपको डिजीनेस महसूस होने लगेगी, टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी फिंगर पे, और डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से आपको इंटेंस बर्निंग और माइल्ड रेडनेस देखने को मिलेगी। आई से दूर रखना, नहीं तो कॉर्निया ही जला देगा। अगला है क्लोरोफॉर्म। ऑफ कोर्स सभी ने हमने देखा है क्लोरोफॉर्म जो है खासकर आपको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को है ना उसको क्या करता है, एक तरीके से लोअर डाउन करता है और हमको एक अजीब सी एक क्या बोलते हैं अपन कैसे बोल सकते हैं उसको, हमारी जो कॉन्शियसनेस है अनकॉन्शियस बना देता है। और पहले के ज़माने में इसको सर्जरीज में एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ करते थे, लेकिन बाद में हमको पता चला कि अरे ये एनेस्थेटिक का काम करते करते कुछ हार्मफुल चीज़ें भी करता है। तो इसके हार्मफुल कारणों की वजह से हमने इसको एनेस्थेटिक के तौर पर कम यूज़ करना बंद कर दिया और ईथर की जगह हम ईथर अब यूज़ करते हैं। केमिकली क्लोरोफॉर्म जो है सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर फैट्स एंड एल्कलॉइड्स के लिए, आयोडीन एंड सब्सटेंसेस के लिए। मेजर यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म आज के ज़माने में रेफ्रिजरेंट्स बनाने के लिए होता है, लेकिन एक समय पर इसको एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करते थे सर्जरीज में। तो अब ये जो है अब उसको लेस टॉक्सिक एनेस्थेटिक जो जैसे कि ईथर से रिप्लेस कर दिया गया है। अगर आप इसकी इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगा। और ब्रीदिंग जो है वो इतना 900 ppm अगर आपने ले लिया तो आपको क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए डिजीनेस फील हो सकती है, हेडेक और फटीग यूज़ होता है। और क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर से आपका जो है लिवर डैमेज होने लगता है। लिवर में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आपका मेटाबॉलिज्म कर लेता है, फॉस्जीन बना लेता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप उसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाओगे ना तो फॉस्जीन बना लेता है, जो बहुत हाईली हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। एंड टू द किडनीज सम पीपल डेवलप सोर्स एंड द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, जिसको आप फॉस्जीन बोलोगे, एंड ऑल्सो नोन एज फॉस्जीन। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन अ क्लोज डार्क कंटेनर बॉटल। आपने अगर कोई मूवी में देखा होगा क्लोरोफॉर्म, एक ब्राउन कलर की शीशी होती है जो सील पैक होती है, खासकर क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड होता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके फॉस्जीन बना लेता है। इसलिए जैसे ही निकालो वैसे ही जिसको भी बेहोश करना है उस पर यूज़ करो, नहीं तो भाई थोड़ी देर बाहर रुमाल में रखोगे, क्या पता फॉस्जीन बन गया, फिर जिसको भी सुंघाया वो मर ही गया, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आता है आयोडोफोम। आयोडोफोम यानी कि CH3 जो है आप एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ करते हो। फिर बाद में पता चला कि ये जो है ना एंटीसेप्टिक लिक्विड में से फ्री आयोडीन जो होता है उसकी ज़रूरत होती है, जिसमें I2 लिबरेट करता है। तो हम लोगों ने देखा कि अरे यार ये जो आयोडोफोम है ना इसकी स्मेल जो है बहुत गंदी है, लेकिन एंटीसेप्टिक तौर पर ये हमारे काम भी आता है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो आती है ना वो तो आयोडीन के लिबरेशन से आती है, तो आपको जरूरी है कि आयोडीन लिबरेशन इसी से मिले, दूसरी चीज़ों से भी आयोडीन लिबरेशन मिल सकती है। तो आपने इसको कर दिया बाय बाय और दूसरी चीज़ें अपना ली जिससे आयोडीन आपने लिबरेट होता हो और एंटीसेप्टिक की तरह आप यूज़ करो। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। इसको भी आप रेफ्रिजरेंट, प्रोपेरेंट ऑफ एरोसोल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी मेडिसिन और डिग्रीजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हो, स्पॉट रिमूवर की तरह, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। एक्सपोजर अगर आपने इसका ले लिया तो आपको लिवर कैंसर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन इफेक्ट जो होते हैं, परमानेंट डैमेज करता है आपके नर्व सेल्स को, और ये जो इफेक्ट है आपको स्ट्यूपर, कोमा, अनकॉन्शियसनेस, डेथ सब मार डालता है। और यहाँ पर क्योंकि ये ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन लेयर जो है आपको अगर आपने डिप्लीट की तो ह्यूमन को अल्ट्रावायलेट रेस का बहुत एक्सपोजर होगा, जिसके कारण आपको स्किन कैंसर हो सकता है और आई डिजीजेस हो सकती है, अलग अलग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। इसलिए CCl4 का यूज़ कम करना चाहिए, नहीं तो ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, यूवी हमारे पास पहुँचेगी, यूवी हमको स्किन कैंसर करके म्यूटेशन करता है हमारे सेल के अंदर। ये सब आपको पता है, कहानी लिख के आनी होती है, पर यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछते, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेऑन्स जो होते हैं क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं मीथेन और इथेन के, कलेक्टिवली उनको फ्रेऑन्स बोला जाता है। ये बहुत एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो टॉक्सिक था, ये पहला आया है जो स्टेबल है, अनरिएक्टिव और नॉन टॉक्सिक है, नॉन करेसिव होता है और इजीली लिक्विफेबल गैसेस होती है। फ्रेऑन 12 जो होती है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेऑन इंडस्ट्रियल यूज। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है स्वॉर्ट्स रिएक्शन की मदद से, जिसको आप टेट्राक्लोरोमीथेन का स्वॉर्ट्स रिएक्शन कर दो, आपको CCl2F2 मिल जाएगा।
दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग पर्पसेस। अब एयर कंडीशनर जो होता है हमारे घर में एसी सबके यहाँ होता है। टोटल फ्रेon प्रोडक्शन जो वर्ल्ड में होती है वो 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली होती है। मोस्ट फ्रेon इवन दैट यूज इन रेफ्रिजरेशन इवेंचुअली मेक्स इट्स वे इनटू एटमॉस्फेयर। अब देखो उसकी अब देखो ये इतना फ़ायदा आपने बता दिया, ये तो नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन वगैरह ये सब होता है, लेकिन देखो एक दिक्कत ये भी कॉज करता है क्या, जब ये आपका डिफ्यूज़ होता है एयर में तो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है, वहाँ पे चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो आपके ओजोन के बैलेंस को अपसेट करता है, ओजोन को ये डिप्लीट करने की स्टार्ट कर देता है। देन आता है आपका PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, जिसको आप DDT मॉलिक्यूल भी बोलते हो, इस टाइप से दिखता है। DDT जो है पहला इंसेक्टिसाइड था, ये लिखा पहला इंसेक्टिसाइड था, इसको ओरिजिनली 1873 में प्रिपेयर किया था। 1939 तक पॉल मुलर और GG फार्मास्यूटिकल्स जो थी उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में इसको डिस्कवर किया था कि इसकी इफेक्टिवनेस एज ए इंसेक्टिसाइड, मतलब पहले इसको बना लिया गया था, फिर पता चला कि ये तो इंसेक्टिसाइड के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है, तो पॉल मुलर को इसके लिए अवार्ड किया था नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी 1948 में इसकी डिस्कवरी के लिए। फिर जो DDT था जो इतना अच्छा इंसेक्टिसाइड था तो सब इसका यूज़ करते थे वर्ल्ड वाइड बेसिस पे। फिर प्राइमरली क्योंकि ये इफेक्टिव होता था अगेंस्ट द मॉस्किटो, और मॉस्किटो जो थे मलेरिया कॉज करते थे तो मॉस्किटो से बचाता था, और लाइस जो कि आपको टाइफस पहुंचाती है तो लाइस को भी मारने में काम आता था। लेकिन प्रॉब्लम जब शुरू हो गई जब DDT का एक्सटेंसिव यूज़ जो है वो 1940s में बढ़ने लग गया, तो इतनी सारी जो इंसेक्ट की स्पीशीज़ है ना, ये जब इनका इवोल्यूशन हुआ तो इन्होंने अपने आप को रेजिस्टेंट बना लिया DDT के एक्सपोजर से, मतलब इन पे पहले DDT इस्तेमाल करो तो ये मरते थे, फिर धीरे धीरे इनका इतना एवोल्यूशन होने लग गया कि इन्हें DDT से मरना ही बंद कर दिया, इनकी बॉडी ने उस पर रेजिस्टेंस ग्रो कर ली, ओके, इंसेक्ट्स ने। एंड इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड टू हैव अ हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश। जो छोटी छोटी मछलियाँ देखो, अगर आप इसको अपने फार्म में डालोगे एक तरीके से, तो फार्म में ना ये पानी में जाता है, वाटर बॉडीज़ में छोटी छोटी मछलियाँ इसको खाती है, और मछलियों के पेट में मेटाबॉलिज्म इसका नहीं होता है, तो ये उनके पेट में ही रहता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है तो ये उसके पेट में पहुँच गया, एंड देन उस बड़ी मछली को अगर किसी इंसान ने खा लिया तो उसकी मछली के कारण उस बॉडी में चला गया उस इंसान के DDT, और फिर वो इंसान को हार्म करता है। The chemical stability of DDT and its fat solubility compounded the problem. DDT is not metabolized very rapidly in animals. इंस्टेड इट इज़ डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज़। जैसा मैंने कहा वो मेटाबॉलिज्म नहीं होता या फिर इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, फैटी टिश्यू में वो जाकर बैठ जाता है, और अगर इसका इंजेक्शन आप कंटिन्यू करोगे स्टडी रेट पे तो DDT जो है बिल्डअप करता है एनिमल ओवर टाइम, एंड देन उसका DDT जो है हार्म करेगा, और इसलिए आपके यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको 1973 में बैन कर दिया, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में ये अभी भी चल रहा होता है। इसी के साथ फाइनली ये चैप्टर ख़त्म करा मैंने। आई थिंक सो 1 hour 45 minutes लग गए, लेकिन हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा है, सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, एंड इतनी मेहनत मैंने अगर ये नोट्स बनाने के लिए करी तो आप प्लीज़ फ्री है डाउनलोड करो, इससे पढ़ो, एंड प्लीज़ अपना जो फीडबैक है जो भी आपका कमेंट करना है अच्छा सा वो करो, ताकि मुझे पता चले मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, इन फ्यूचर में आपको किस टाइप के कंटेंट की नीड है। एंड अगला चैप्टर जो है वो जल्दी आएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।